रात में गेम खेलते खेलते अचानक उसे एहसास होता है कि वो किसी अनजान जगह पर पहुंच चुका है। उसे पता चलता है कि वो अब एक दूसरी दुनिया में है, जिसे त्यानशुआन महाद्वीप कहा जाता है। यहां वो लिन परिवार के एक युवक, लिन युआन, के शरीर में आ चुका है, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। परिवार के लोग उससे एक खास लिम्फाई सौंपने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसे वो पहचानता तक नहीं। दरअसल ये वही खास लिम्फाई है जो उसके दादा ने पीछे छोड़ा था। इसे एक्टिवेट करने वाला व्यक्ति सीधे ताइशुआन सेक्ट में जा सकता है और वहां बाहरी शिष्य बन सकता है। लिन परिवार की हालत भी काफी उलझी हुई है। परिवार की स्थापना उसके दादा ने की थी, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार की सारी शक्ति लिन वानशान के हाथ में चली गई। कुछ समय पहले लिन वानशान ने लिन युआन के पिता को बाहर भेजा था, लेकिन उनकी वहां अचानक मौत हो गई। अब परिवार उसी मौके का फायदा उठाकर यह खास लिम्फाई भी छीनना चाहता है। परिवार के लोग उसे समझाते हैं कि उसकी स्पिरिट रूट केवल निम्न स्तर की है, जबकि लिनफान की स्पिरिट रूट उससे काफी बेहतर है। इसलिए उनके हिसाब से यह रिम्फाई लिनफान को मिलना चाहिए। बदले में अगर लिन युआन इसे सौंप देता है तो परिवार उसे एक एल्केमी मास्टर से प्रशिक्षण दिलाने का वादा करता है। लेकिन लिन युआन समझ जाता है कि यह कोई इनाम नहीं है। असल में परिवार चाहता है कि वो पूरी जिंदगी उनके लिए लगातार पिल्स बनाए, इसलिए वो साफ मना कर देता है। हालात तुरंत बिगड़ जाते हैं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने रिम्फाई नहीं दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लिन युआन जानता है कि उसकी वर्तमान कल्टीवेशन केवल ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है और वो लिन वानशान से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आती है। सिस्टम बताता है कि उसका जीवन इस समय गंभीर संकट में है और अब ईट लॉस रिटर्न सिस्टम ऑफिशियली बाइंड हो चुका है। इस सिस्टम के अनुसार जब भी उसे कोई नुकसान या अन्याय सहना पड़ेगा तो उस नुकसान की गंभीरता और सामने वाले की स्थिति के आधार पर उसे 1 से लेकर 1 लाख गुना तक रिटर्न रिवॉर्ड मिल सकता है। और शुरुआत में उसे एक स्पेशल बिगिनर रिवॉर्ड भी मिलता है। पहली बार नुकसान सहने पर उसे 100 फोल्ड क्रिटिकल रिटर्न मिलेगा। लिन युआन तुरंत पूरी स्थिति समझ जाता है। अगर उसे यह रिम्फाई छीनने दिया जाता है तो सिस्टम उसके बदले इससे कई गुना ज्यादा कीमती रिवॉर्ड दे सकता है। इसलिए वह विरोध छोड़ने का नाटक करता है और रिम्फाई सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उससे रिम्फाई जबरदस्ती छीना जाता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसे 100 फोल्ड क्रिटिकल रिटर्न मिलता है। इस बार रिवॉर्ड कोई साधारण चीज नहीं होती। उसे एक और विशेष लिम्फाई मिलता है, जिसके जरिए वो ताइशुआन सेक्ट में सिर्फ बाहरी शिष्य नहीं बल्कि सीधे शाओजू पीक की मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बन सकता है। ये पोजीशन सामान्य आउटर डिसाइपल से कहीं ऊपर है। शाओजू पीक की मास्टर सेक्ट की 9 मुख्य पीक मास्टर्स में से एक हैं और उनका पर्सनल डिसाइपल बनने का मतलब है कि उसे असाधारण स्टेटस और रिसोर्सेज मिलेंगे। लिन युआन समझ जाता है कि उसे इस नुकसान से जबरदस्त फायदा हुआ है, लेकिन वो अभी अपनी असली स्थिति किसी को बताना नहीं चाहता। उसे भरोसा है कि लिम्फाई एक्टिवेट होते ही सेक्ट का एक डिसाइपल उसे लेने आएगा। तब परिवार के सामने सेक्ट का व्यक्ति मौजूद होगा और लिन वानशान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर बाद ताइशुआन सेक्ट का एक बाहरी अधिकारी लिन परिवार पहुंचता है। वह लिम्फाई के होल्डर को सेक्ट में ले जाने आया है। लिन परिवार तुरंत लिनफान को उसके सामने पेश करता है और दावा करता है कि वही लिम्फाई का असली होल्डर है। लिनफान भी खुशी खुशी आगे बढ़ता है और सोचता है कि अब उसका भविष्य बदलने वाला है। परिवार के लोग लिन युआन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अब उसे परिवार के लिए एल्केमी सीख कर काम करना चाहिए। यहां तक कि लिनफान उसे भविष्य में अपना सर्वेंट बनाने की बात तक कह देता है। लेकिन तभी लिन युआन आगे आता है। वो बताता है कि उसके पास भी एक लिम्फाई है और वो भी सेक्ट में जाने का अधिकार रखता है। परिवार के लोग तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई नकली लिम्फाई दिखाकर सबके सामने खुद को बेइज्जत कर रहा है। लेकिन जैसे ही सेक्ट अधिकारी उस लिम्फाई को देखता है, उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। यह शाओजू पीक की विशेष एंट्री टोकन होती है, जिसे खुद पीक मास्टर ने दिया था। इसकी वैल्यू सामान्य ताइशुआन टोकन से कहीं ज्यादा होती है। अधिकारी को यकीन नहीं होता कि लिन युआन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। लिन परिवार तुरंत दावा करता है कि यह टोकन परिवार की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इसे परिवार के सबसे टैलेंटेड मेंबर को मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि लिन युआन की स्पिरिट रूट कमजोर है, जबकि लिनफान की स्पिरिट रूट ज्यादा अच्छी है। इसलिए इस टोकन का असली हकदार लिनफान होना चाहिए। लेकिन सेक्ट अधिकारी उन्हें सख्ती से रोक देता है। उसके अनुसार शाओजू पीक की मास्टर द्वारा पर्सनली दिया गया टोकन किसी भी फैमिली रूल से ऊपर है। इसका होल्डर वही व्यक्ति होगा जिसे मास्टर ने चुना है। कोई परिवार अपनी मर्जी से इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। इस तरह लिन परिवार की सारी चाल नाकाम हो जाती है और लिन युआन को सेक्ट के साथ जाने का अधिकार मिल जाता है। जाते समय वह परिवार वालों से साफ कहता है कि जब वह अगली बार वापस आएगा तो अपने परिवार की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खुद वापस लेगा। इसके बाद वह ताइशुआन सेक्ट के लिए रवाना हो जाता है। सेक्ट की विशाल फ्लाइंग आर्टिफैक्ट को देखकर लिन युआन भी हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी शक्ति देखकर साफ हो जाता है कि यह कोई सामान्य छोटा सेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ लिनफान गुस्से में जल रहा होता है। उसे लगता है कि असली अपॉर्चुनिटी उसी की थी, लेकिन लिन युआन ने उसे छीन लिया। वह मन ही मन तय करता है कि वो लिन युआन को कभी माफ नहीं करेगा।
सेक्ट पहुंचने के बाद लिन युआन को दूसरे नए डिसाइपल्स के साथ आगे ले जाया जाता है। बाकी डिसाइपल्स भी जल्दी समझ जाते हैं कि वो सामान्य आउटर डिसाइपल नहीं है। आखिरकार सेक्ट का अधिकारी खुद उसके साथ अलग व्यवहार कर रहा था और शाओजू पीक की मास्टर को उसके आने की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। कुछ ही समय बाद सामने एक पावरफुल वुमन आती है। वो हैं शाओजू पीक की पीक मास्टर लेंग ल्यूए। उनकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर रियल्म में है और उनका ऑरा इतना पावरफुल है कि वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स तुरंत दबाव महसूस करते हैं। सबको हैरानी होती है कि वह खुद रिसेप्शन एरिया में किसी डिसाइपल को लेने आई हैं। लिन युआन समझ जाता है कि यही उसकी नई मास्टर है। वह सम्मानपूर्वक उनके सामने अपना परिचय देता है। लेंग ल्यूए टोकन को चेक करती हैं और कंफर्म करती हैं कि वो असली है। फिर वो घोषणा करती हैं कि आज से लिन युआन शाओजू पीक का हिस्सा है और उनका पर्सनल डिसाइपल है। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। ये सुनते ही बाकी डिसाइपल्स के बीच हलचल मच जाती है। आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल और पर्सनल डिसाइपल के बीच स्टेटस का अंतर बहुत बड़ा है। पर्सनल डिसाइपल को मास्टर के बेहद करीब रहकर ट्रेनिंग मिलती है और उसे सामान्य डिसाइपल से कहीं बेहतर रिसोर्सेज और गाइडेंस मिलती है। दूर खड़ा लिन फान ये सब देखकर और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि लिन युआन ने उसका मौका छीन लिया है और वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद लेंग ल्यूए लिन युआन को शाओजू पीक लेकर जाती हैं। वो बताती हैं कि यही जगह अब उसकी कल्टीवेशन का होम होगी। पीक शांत है और ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेंग ल्यूए बताती हैं कि पीक मास्टर बनने के बाद उन्हें अब तक कोई ऐसा डिसाइपल नहीं मिला था जिसे वो अपनी उम्मीद के मुताबिक ट्रेन कर सकें। लेकिन 3 महीने बाद सेक्ट में एक बड़ा डिसाइपल सिलेक्शन होने वाला है। वहां से वो कुछ नए डिसाइपल्स को चुनेंगी। इसलिए फिलहाल लिन युआन शाओजू पीक का सबसे पहला और बड़ा डिसाइपल है। लिन युआन अपनी कमजोर स्पिरिट रूट को देखते हुए इस पोजीशन को लेने से हिचकिचाता है, लेकिन लेंग ल्यूए उसे समझाती हैं कि कल्टीवेशन की राह में सबसे जरूरी चीज आगे बढ़ने की इच्छा है। अगर किसी के अंदर आगे बढ़ने का साहस ही नहीं है तो अच्छी टैलेंट होने के बावजूद वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वो ये भी साफ करती हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि बड़ा डिसाइपल बनने के लिए सबसे पावरफुल स्पिरिट रूट जरूरी है। उन्हें लिन युआन का शांत और विनम्र स्वभाव पसंद आया है। उन्हें लगता है कि वह भविष्य में अपने जूनियर डिसाइपल्स की अच्छी तरह देखभाल कर सकेगा और पूरे शाओजू पीक को एकजुट रख सकेगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। लेंग ल्यूए बताती हैं कि लिन परिवार के पूर्वजों ने कभी उनके परिवार पर एक बड़ा उपकार किया था। जब उन्होंने शाओजू पीक की जिम्मेदारी संभाली थी तभी उन्होंने खास तौर पर यह टोकन बनाया था ताकि उस पुराने एहसान का बदला चुका सकें। और अब वही टोकन लिन युआन के हाथों में पहुंचा है। लेंग ल्यूए इसे सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक तरह का डेस्टिनी मानती हैं। वो साफ कहती हैं कि वो अपने डिसाइपल्स को दूसरों की राय के हिसाब से नहीं चुनती। एक बार किसी को अपना डिसाइपल चुन लेने के बाद वह उसे पूरी ताकत से ट्रेन करेंगी। लिन युआन अब उनकी बात समझ जाता है और अपनी मास्टर से वादा करता है कि वह मेहनत से कल्टीवेशन करेगा, अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ मिलकर रहेगा और शाओजू पीक की रेपुटेशन को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। लेंग ल्यूए उसे शुरुआती कल्टीवेशन रिसोर्सेज और ताइशुआन सेक्ट की टेक्निक्स देती हैं। वो रहने के लिए एक खाली बैम्बू बिल्डिंग भी दे देती हैं। साथ ही वो बताती हैं कि आमतौर पर वो मुख्य पीक की अपनी केव में बंद होकर कल्टीवेशन करती हैं। लिन युआन जरूरत पड़ने पर वहां भी जा सकता है क्योंकि वहां शाओजू पीक की सबसे घनी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अगर उसे कल्टीवेशन में कोई समस्या आए या कोई ऐसी परेशानी हो जिसे वो खुद हल न कर सके तो वो सीधे अपनी मास्टर के पास आ सकता है। लिन युआन अपनी मास्टर का धन्यवाद करता है और दिए गए रिसोर्सेज को देखना शुरू करता है। लेकिन ताइशुआन सेक्ट की शुरुआती टेक्निक देखने के बाद भी उसके मन में एक चिंता बनी रहती है। रिसोर्सेज अच्छे हैं, टेक्निक अच्छी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब भी वही है। उसकी स्पिरिट रूट केवल निम्न स्तर की है और लिन युआन जानता है कि यही कमजोरी उसकी कल्टीवेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। लिन युआन अपने नए ठिकाने पर बैठकर सोचता है कि केवल कड़ी मेहनत के भरोसे अगर वो कई दशक भी कल्टीवेशन करे तो शायद उसकी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक ही पहुंच पाए। आखिरकार वो अब शाओजू पीक का बड़ा डिसाइपल है, इसलिए वो अपनी मास्टर को निराश नहीं करना चाहता। वो समझ जाता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। उसे एक और बात सूझती है, अगर उसके रिसोर्सेज किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगें और उसे उस वजह से नुकसान हो तो सिस्टम शायद बदले में उससे भी ज्यादा कीमती रिसोर्सेज दे सकता है। यहां तक कि उसे अपनी कमजोर स्पिरिट रूट को सुधारने वाला कोई हेवनली ट्रेजर भी मिल सकता है। लेकिन शाओजू पीक पर उसकी मास्टर के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए वहां जानबूझकर नुकसान उठाने का मौका मिलना मुश्किल है। तभी उसे बाहरी डिसाइपल्स के रहने वाले इलाके का ख्याल आता है। वो वहां पहुंचता है तो एक लड़की और एक आउटर डिसाइपल के बीच विवाद चल रहा होता है। उस लड़की पर आरोप लगाया जा रहा था कि उसने जानबूझकर एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल बदलकर अपने पास रख ली। लड़की लगातार कहती है कि उसने कोई पिल नहीं बदली, लेकिन वहां मौजूद लोग उस आउटर डिसाइपल का पक्ष लेते हैं। उनका कहना है कि वो कई सालों से मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल्स बेच रहा है और कभी धोखा नहीं देता। लड़की के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता, इसलिए कुछ लोग उसे जबरदस्ती लॉ एनफोर्समेंट टीम के पास ले जाने की धमकी देते हैं। तभी लिन युआन वहां पहुंचता है। लोगों की नजर उसके सफेद कपड़ों और उन पर बने बैम्बू पैटर्न पर जाती है।
उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वो शाओजू पीक का पर्सनल डिसाइपल है। लिन युआन सामने वाले से पूछता है कि क्या वो सच में इस लड़की पर पिल बदलने का आरोप लगा रहा है। उसकी मौजूदगी देखते ही उस आउटर डिसाइपल का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो तुरंत पीछे हटता है और कहता है कि यह सब सिर्फ गलतफहमी थी। असल में उसे डर हो जाता है कि उसने जिस लड़की को परेशान किया है उसके पीछे शाओजू पीक का पर्सनल डिसाइपल खड़ा है। लिन युआन समझ जाता है कि मामला जानबूझकर किया गया था। फिर भी वो उस लड़की को परेशानी से बचाने के लिए मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल वापस कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने आगे किसी फेलो डिसाइपल को इस तरह परेशान किया तो वो इस मामले को खुद देखेगा। वह लड़की लिन युआन से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उसने एक कीमती मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल गंवा दी। लेकिन लिन युआन उसे रोक देता है। वो कहता है कि उसे इसी तरह नुकसान उठाना था। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम बताता है कि सामने वाले ने जानबूझकर चाल चलकर उससे एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल का नुकसान करवाया और इस वजह से रिटर्न सिस्टम ट्रिगर हो गया है। उसे बदले में 50 परफेक्ट छी गैदरिंग पिल्स मिलती हैं। लिन युआन ये देखकर हैरान रह जाता है। पिल्स की क्वालिटी अलग अलग लेवल्स में होती है, लेकिन परफेक्ट क्वालिटी बेहद दुर्लभ मानी जाती है। इसके मुकाबले एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल की वैल्यू बहुत कम है। लिन युआन समझ जाता है कि सिस्टम सच में उसके नुकसान को कई गुना ज्यादा मूल्यवान रिवॉर्ड में बदल सकता है। लड़की अभी भी खुद को दोष देती है, लेकिन लिन युआन उसे समझाता है कि एक पिल का नुकसान उसके लिए बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि शाओजू पीक अपने फेलो डिसाइपल्स को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। लड़की को तब पता चलता है कि शाओजू पीक में फिलहाल सिर्फ एक ही पर्सनल डिसाइपल है। उसे याद आता है कि लिन युआन वही सीनियर डिसाइपल है जो उनके साथ ही सेक्ट में आया था। वो लिन युआन का धन्यवाद करती है और बताती है कि अगर वो समय पर नहीं आता तो उसे समझ नहीं आता कि वह खुद को कैसे बचाती। वो मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल की कीमत वापस करने की बात करती है। वो बताती है कि उसके पास अभी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, लेकिन वो सेक्ट में मेहनत करके टास्क्स करेगी और धीरे धीरे उसका कर्ज चुका देगी। लिन युआन को यह सुनकर एक और विचार आता है। अगर वो इस लड़की को और रिसोर्सेज दे और सिस्टम फिर से रिवॉर्ड दे तो शायद अगली बार इससे भी बड़ा मल्टीप्लायर मिल सकता है। वो लड़की की स्थिति के बारे में पूछता है। पता चलता है कि उसका परिवार कभी अच्छा था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर थे। लेकिन उनके बाद परिवार धीरे धीरे कमजोर हो गया। घर में जो थोड़े रिसोर्सेज और पिल्स थे वे भी परिवार के बाकी लोगों की कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिए गए। लिन युआन उसकी स्थिति समझकर उसे कुछ और रिसोर्सेज देने का फैसला करता है। लड़की बार बार मना करती है। उसे लगता है कि लिन युआन पहले ही उसके लिए एक मिडिल ग्रेड छी गैदरिंग पिल खो चुका है, इसलिए वो और रिसोर्सेज नहीं ले सकती। लेकिन लिन युआन उसे समझाता है कि अभी उसे सबसे मुश्किल शुरुआती दौर से निकलना है। जब उसकी कल्टीवेशन बेहतर हो जाएगी और उसके पास रिसोर्सेज आने लगेंगे तब वो ये चीजें वापस कर सकती हैं। लड़की भावुक होकर उसका धन्यवाद करती है। वो अपना नाम शिंग याओ बताती है और कहती है कि वो इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। लिन युआन उसे बताता है कि दोनों शिंगजो सिटी से हैं, इसलिए सेक्ट में एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। अगर आगे उसे कोई ऐसी परेशानी आए जिसे वो खुद हल न कर सके तो वह शाओजू पीक पर उसे ढूंढ सकती है। लिन युआन के रिसोर्सेज देने के बाद वह सिस्टम के रिवॉर्ड का इंतजार करता है, लेकिन इस बार काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लिन युआन को शक होता है कि शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि शिंग याओ ने साफ कहा था कि वह बाद में रिसोर्सेज वापस कर देगी, यानी यह नुकसान पूरी तरह परमानेंट नहीं था। सिस्टम के पिछले दोनों केसेस में सामने वाले ने जानबूझकर गलत तरीके से फायदा उठाया था। इस बार ऐसा नहीं था। लिन युआन को सिस्टम की शर्त समझ आ जाती है। सिर्फ किसी को रिसोर्स देना और बदले में कुछ न लेना अपने आप में सिस्टम के लिए नुकसान नहीं माना जाता। हालांकि शिंग याओ को रिसोर्स देने का उसे कोई अफसोस नहीं होता। तभी उसकी मुलाकात एक पुरानी परिचित से होती है। एक लड़की उसे पहचानकर बताती है कि वो किंगझो के लिन परिवार का लिन युआन है। उसका नाम शाओ शानेर है। शाओ शानेर बताती है कि बचपन में दोनों किंगझो सिटी में साथ पतंग उड़ाया करते थे। लिन युआन को भी धीरे धीरे याद आता है कि बचपन में 2 चोटियों वाली एक छोटी लड़की हमेशा उनके पीछे भागती रहती थी। अब दोनों इतने साल बाद ताइशुआन सेक्ट में फिर मिले हैं। शाओ शानेर को यह भी पता चल चुका था कि शिंग याओ को लिन युआन ने मदद की है, इसलिए वो खास तौर पर उससे मिलने आई थी। वो दोनों को साथ बैठकर कुछ खाने और पुरानी बातें करने का सुझाव देती है, लेकिन लिन युआन का ध्यान तुरंत सिस्टम की तरफ जाता है। वो समझता है कि अगर शाओ शानेर उसके रिसोर्सेज का फायदा उठाए तो शायद सिस्टम से रिवॉर्ड मिल सकता है, इसलिए वो खाने के बजाय उसके साथ आसपास की शॉप्स देखने का प्रस्ताव रखता है। शाओ शानेर खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि उसे इस इलाके की शॉप्स अच्छी तरह पता है। दोनों एक आर्टिफैक्ट शॉप में पहुंचते हैं। दुकानदार उन्हें कई चीजें दिखाता है। इनमें एक हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट सॉर्ड, कल्टीवेशन में मदद करने वाला एक जड़े पेंडेंट और एक मिडिल ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट शामिल है। शाओ शिनिर की नजर एक खास जड़े हेयरपिन पर टिक जाती है। यह मिडिल ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है जो हमला होने पर अपने आप प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है। बताया जाता है कि यह लो लेवल कल्टीवेटर्स के लिए काफी अच्छा लाइफ सेविंग आइटम है और छी रिफाइनिंग के 8th लेवल से नीचे के कल्टीवेटर के फुल पावर अटैक को रोक सकता है। शाओ शनेर को यह बहुत पसंद आता है,
लेकिन उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स नहीं होते। लिन युआन तुरंत इसे उसके लिए खरीद देता है। वो कहता है कि दोनों पुराने परिचित हैं और एक ही जगह से आते हैं, इसलिए इसे मीटिंग गिफ्ट समझकर रख ले। शाओ शनेर पहले मना करती है, लेकिन लिन युआन उसे समझाता है कि ये उसके लिए ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फिर वो इसकी कीमत चुकाता है, जो 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होती है। शाओ शनेर बहुत खुश होती है और कहती है कि आगे कभी भी उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो पूरी तरह मदद करेगी। इसके बाद वो उसे एक और शॉप में ले जाती है, जहां हाई ग्रेड फायर तालिस्मान्स मिलते हैं। शाओ शानर बताती है कि ये तालिस्मान्स मिशंस के दौरान बहुत काम आते हैं। एक पैकेट में 10 तालिस्मान्स होते हैं और उनकी कीमत 30 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लिन युआन बिना ज्यादा सोचे पूरा पैकेट खरीदकर उसे दे देता है। शाओ शानर फिर से उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि इन चीजों की वजह से अब उसके फ्यूचर मिशंस ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। लिन युआन मन ही मन सिस्टम के रिवॉर्ड का इंतजार कर रहा होता है, और इस बार सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सिस्टम बताता है कि शाओ शनेर ने जानबूझकर उसके रिसोर्सेज से फायदा उठाया और उसने एक मिडिल ग्रेड आर्टिफैक्ट तथा 10 हाई ग्रेड फायर तालिस्मान्स के रूप में उसे नुकसान पहुंचाया है। इसके बदले उसे 80 बाई क्रिटिकल रिटर्न मिलता है। रिवॉर्ड में उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का हाई ग्रेड डिफेंसिव ट्रेजर, शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड और 100 सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान्स मिलते हैं। लिन युआन इस रिवॉर्ड को देखकर बेहद उत्साहित हो जाता है। शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड इतना पावरफुल है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के पीक कल्टीवेटर के फुल पावर अटैक को भी रोक सकता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खर्च करने के बाद भी शायद इसे खरीद न पाए। वहीं लाइटनिंग तालिस्मन्स की पावर फायर तालिस्मन्स से कई गुना ज्यादा है और इनका इस्तेमाल बेहद पावरफुल लाइटनिंग अटैक के लिए किया जा सकता है। इनकी ताकत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर को भी मारने के लिए पर्याप्त है। अब लिन युआन समझ जाता है कि शाओ शानर उसके सिस्टम के लिए एक बेहद उपयोगी सोर्स बन सकती है। उसे लगता है कि अगर वो समय समय पर उसे कुछ रिसोर्सेज देता रहे तो आगे चलकर सिस्टम से और भी बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। शायद अगली बार 1000 फोल्ड या 10,000 फोल्ड रिवॉर्ड तक मिल जाए। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद उसे अपनी कमजोर स्पिरिट रूट को सुधारने वाला कोई प्राइसलेस ट्रेजर भी मिल जाए। दूसरी तरफ शाओ शियानर भी लिन युआन को लेकर अपनी सोच बना रही होती है। उसे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो पावरफुल पर्सनल डिसाइपल बन चुका है और उसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं। इसलिए जब तक लिन युआन उसके लिए खर्च करने को तैयार है, वह उससे और फायदा उठाने का फैसला करती है। वह फिर उसे एक फेमस स्पिरिचुअल टी हाउस में चलने के लिए कहती है, जहां की स्पिरिट टी मन को शांत करने और कल्टीवेशन में सहायता करने के लिए जानी जाती है। लेकिन लिन युआन इस बार मना कर देता है। उसकी मास्टर ने उसे मेहनत से कल्टीवेशन करने के लिए कहा है, इसलिए वो देर तक बाहर रुकना नहीं चाहता। वो शाओ शानर से कहता है कि भविष्य में मौका मिलने पर दोनों आराम से बैठकर बात करेंगे। शाओ शानर को जाना पड़ता है। वो लिन युआन से कहती है कि अगर उसे सेक्ट में कभी कोई परेशानी हो या सिर्फ बात करने के लिए किसी की जरूरत हो तो वह आउटर डिसाइपल एरिया में उसे मिल सकती है। लिन युआन वहां से शाओजू पीक लौट आता है। पीछे शाओ शानर सोचती रह जाती है कि अगली बार वह उससे कौन सा रिसोर्स मांगे, पिल्स, हाई लेवल टेक्निक्स या उससे भी ज्यादा वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स। वहीं लिन युआन अपने मिले हुए रिवॉर्ड्स की टेस्टिंग शुरू करता है। वह सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान्स की पावर देखकर समझ जाता है कि ये सामान्य हाई ग्रेड तालिस्मान से कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद वह शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड को भी टेस्ट करता है और उसकी डिफेंसिव पावर से संतुष्ट होता है। अब बारी परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स की होती है। लिन युआन एक पिल लेकर कल्टीवेशन शुरू करता है। उसके शरीर में पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगती है और उसे बेहद अच्छा महसूस होता है। लेकिन कुछ ही समय में उसे एक समस्या समझ आती है। परफेक्ट क्वालिटी की पिल होने के बावजूद उसकी काफी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो रही है। लिन युआन आखिरकार समझ जाता है कि समस्या पिल की नहीं है, असल समस्या उसकी कमजोर स्पिरिट रूट है। लिन युआन परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स का इस्तेमाल करके लगातार कल्टीवेशन करता है। एक पिल पर्याप्त नहीं होती तो वो दूसरी लेता है, दूसरी से भी काम पूरा नहीं होता तो तीसरी पिल भी इस्तेमाल कर लेता है। आखिरकार उसकी कल्टीवेशन शी रिफाइनिंग के 7th लेवल के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। उसके पास बची हुई परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स इतनी हैं कि आगे कल्टीवेशन करके वो शी रिफाइनिंग के पीक तक भी पहुंच सकता है। लेकिन लिन युआन को एक और समस्या दिखाई देती है। ताइशुआन क्लियर हार्ट टेक्निक, जो उसे सेक्ट से मिली है, उसके परिवार की एंसेस्ट्रल टेक्निक से बेहतर जरूर है, लेकिन यह फिर भी ताइशुआन सेक्ट की शुरुआती टेक्निक ही है। शाओ शियानर भी आउटर डिसाइपल होने के कारण इसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लिन युआन को तुरंत सिस्टम का फायदा उठाने का एक और तरीका सूझता है। अगर शाओ शियानर खुद उससे कोई हाई लेवल टेक्निक मांग ले तो शायद सिस्टम उसके इस नुकसान के बदले इससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक वापस कर सकता है। इस तरह उसकी कल्टीवेशन स्पीड और बढ़ सकती है। इसी दौरान दूसरी तरफ लिन फैन अभी भी आउटर डिसाइपल के रूप में परेशान हो रहा है। वो लकड़ियां काटकर किसी के घर पहुंचाने का काम कर रहा होता है। तभी वो लिन युआन को देखकर भड़क जाता है। उसके मन में अब भी वही बात चल रही है कि लिन युआन ने उसका पर्सनल डिसाइपल बनने का मौका छीन लिया है। वह कसम खाता है कि जो चीज उससे छीनी गई है उसे वह एक दिन वापस जरूर हासिल करेगा।
उधर शाओ शियानर भी कई दिनों से लिन युआन का इंतजार कर रही होती है। वह सोचती है कि इतना बड़ा और आसान सोर्स हाथ लगने के बाद उसे उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। उसे डर है कि कहीं शिंग याओ उससे पहले लिन युआन के करीब न पहुंच जाए। इसी बीच शाओ शियानर को एक सेक्ट मिशन मिलता है। मिशन में 10 ब्लैक विंड वुल्व्स का शिकार करना था। उसकी अपनी कल्टीवेशन शी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर थी, इसलिए अकेले इस मिशन को पूरा करना उसके लिए आसान नहीं था। वह तुरंत लिन युआन को साथ ले जाने की योजना बनाती है। उसका हिसाब साफ था। लिन युआन पर्सनल डिसाइपल है, इसलिए मिशन रिवॉर्ड में उसकी शायद ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। अगर रास्ते में कोई अच्छी चीज मिलती है तो वह उम्मीद कर रही थी कि लिन युआन उसे दे देगा। इसके अलावा वह जानबूझकर अपनी कमजोरी का जिक्र करके लिन युआन को एक हाई लेवल ऑफेंसिव टेक्निक खरीदने के लिए भी प्रेरित करना चाहती थी। इसी दौरान लिन युआन अपने शाओजू पीक के रेजिडेंस में कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी आउटर डिसाइपल एरिया से लगभग 10 गुना ज्यादा घनी है। तभी शाओ शानर वहां पहुंच जाती है। लिन युआन समझ जाता है कि वो खुद उसके पास आई है और उसके मन में कोई न कोई फायदा उठाने की योजना जरूर है। शाओ शानर बताती है कि उसने ब्लैक विंड वुल्व्स के शिकार का मिशन लिया है। ब्लैक विंड रिज की सीनरी भी अच्छी है और ब्लैक विंड वुल्व्स की फर से डिफेंसिव आर्टिफैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो अकेले जाने से डर रही है। इसलिए वो लिन युआन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और इसे मिशन के साथ घूमने फिरने जैसा बताती है। लिन युआन उसकी असली मंशा समझ जाता है, लेकिन फिर भी तैयार हो जाता है। उसके पास शुआनयुआन ड्रैगन पैटर्न शील्ड और सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मन्स हैं, इसलिए उसे इस मिशन में अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद रास्ते में उसे सिस्टम के नए रिटर्न रिवॉर्ड्स भी मिल जाएं। शाओ शानर तुरंत कहती है कि मिशन का पूरा रिवॉर्ड लिन युआन का होगा। वो सिर्फ उसकी मदद लेकर सेफली मिशन पूरा करना चाहती है ताकि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर सके और आगे चलकर एक हाई लेवल ऑफेंसिव टेक्निक खरीद सके। लिन युआन समझ जाता है कि असली निशाना फिर वही है। फिर भी वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी अभी तक कोई सेक्ट मिशन नहीं कर पाया था। तभी शिंग याओ भी वहां पहुंच जाती है। वह दोनों को साथ देखकर पूछती है कि क्या वे भी मिशन पर जा रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि शाओ शानर ने ब्लैक विंड वुल्व्स का मिशन लिया है तो वो भी साथ चलने का सुझाव देती है। अब तीनों एक साथ जाने लगते हैं। तीनों ब्लैक विंड रिज के इलाके में पहुंचते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें जमीन पर मरे हुए कल्टीवेटर्स की लाशें दिखाई देती हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ये साधारण आउटर डिसाइपल्स नहीं थे। यहां तक कि कम से कम शी रिफाइनिंग के 4th लेवल वाले कल्टीवेटर्स भी मारे गए थे। फिर उन्हें एक और बड़ी समस्या का पता चलता है। ब्लैक विंड वुल्फ किंग वहां मौजूद था। उसकी कल्टीवेशन शी रिफाइनिंग के 6th लेवल के पीक पर थी। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ब्लैक विंड वुल्फ किंग आमतौर पर ब्लैक विंड रिज के अंदरूनी हिस्से में रहता है। बाहरी इलाके में ज्यादा से ज्यादा 3rd या 4th लेवल के सामान्य ब्लैक विंड वुल्व्स मिलने चाहिए थे, लेकिन ये वुल्फ किंग बाहर आकर आउटर और इनर डिसाइपल्स तक को मार चुका था। लिन युआन को शक होता है कि जरूर कोई असामान्य घटना हुई है। वो तीनों को तुरंत पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ब्लैक विंड वुल्व्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बचकर निकलने का रास्ता नहीं रहता। शाओ शानर और शिंग याओ दोनों जानते हैं कि उनकी कल्टीवेशन इस वुल्फ किंग के सामने पर्याप्त नहीं है। शाओ शानर शी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर है, शिंग याओ अभी 4th लेवल पर पहुंची है, जबकि लिन युआन की कल्टीवेशन अभी केवल 3rd लेवल है। उन्हें लगता है कि अब तीनों मुश्किल में हैं, लेकिन लिन युआन शांत रहता है। वो अपना सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान इस्तेमाल करता है। अगले ही पल भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और ब्लैक विंड वुल्फ किंग एक ही अटैक में मारा जाता है। शाओ शानर और शिंग याओ दोनों पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। शी रिफाइनिंग के 6th लेवल के पीक पर मौजूद वुल्फ किंग को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर दिया गया था। शाओ शानर तुरंत समझ जाती है कि यह कोई सामान्य तालिस्मान नहीं है। वह अनुमान लगाती है कि यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान होगा। लिन युआन के पास ऐसे कई तालिस्मान्स देखकर उसकी नजरों में उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को वह सिर्फ एक रिच सीनियर समझ रही थी, उसके पास उसकी कल्पना से भी ज्यादा रिसोर्सेज हैं। लिन युआन उन्हें समय बर्बाद न करने के लिए कहता है। ब्लैक विंड वुल्फ किंग का पूरा शरीर वैल्यूबल मटेरियल से भरा हुआ है, इसलिए तीनों उसकी बॉडी और आसपास की चीजें कलेक्ट करने लगते हैं। इसके अलावा उन्हें मारे गए फेलो डिसाइपल्स के स्टोरेज बैग्स भी मिलते हैं। शाओ शियानर ये सारे रिसोर्सेज लिन युआन को देने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। लिन युआन कहता है कि उसे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसलिए ये चीजें शाओ शियानर और शिंग याओ आपस में बांट लें। शाओ शियानर मन ही मन खुश होती है। उसे पहले से उम्मीद थी कि लिन युआन इन चीजों को खुद नहीं रखेगा। हालांकि उसे इस बात की परेशानी होती है कि उसे शिंग याओ के साथ भी रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे। शिंग याओ भी अपने हिस्से के रिसोर्सेज लिन युआन को वापस देना चाहती है, लेकिन वह उसे समझाता है कि उसे ये चीजें रखनी चाहिए। वह अभी अभी सेक्ट में आई है और उसे बाकी लोगों से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। इसके बाद तीनों मारे गए डिसाइपल्स की लाशों को देखकर रुक जाते हैं। शिंग याओ पूछती है कि क्या वे इन फेलो डिसाइपल्स को यहीं छोड़ने के बजाय दफना सकते हैं। लिन युआन इसके लिए सहमत हो जाता है।
इस घटना से उसे भी कल्टीवेशन वर्ल्ड की असली कठोरता का एहसास होता है। ताइशुआन सेक्ट में फेलो डिसाइपल्स को एक दूसरे से रिसोर्सेज छीनने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ईमानदार है। धोखा, झूठ, फंसाना और दूसरे तरीकों से फायदा उठाना अब भी संभव है। लिन युआन शिंग याओ को सावधान रहने की सलाह देता है और उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले भी उसे झूठे आरोप में फंसाया गया था। शिंग याओ उसकी सलाह के लिए धन्यवाद करती है। तभी शाओ शानर एक महत्वपूर्ण बात बताती है। वो कहती है कि पहले जब वो दूसरे सीनियर डिसाइपल्स के साथ यहां आई थी, तब उसने कभी भी ब्लैकविंड रिज के बाहरी इलाके में 6th लेवल का वुल्फ किंग नहीं देखा था। उसे शक है कि किसी ने जानबूझकर इस वुल्फ किंग को बाहरी इलाके में लाकर फेलो डिसाइपल्स पर हमला करवाया है। शाओ शानर बताती है कि उसने पहले भी सुना है कि कुछ कल्टीवेटर्स गलत रास्ते अपनाकर योशो को जानबूझकर डिसाइपल्स की तरफ खींचते हैं। जब योशो उन डिसाइपल्स को मार देते हैं तो वे पीछे से उनकी लाशों और रिसोर्सेज को लूट लेते हैं। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था, क्योंकि यहां एक इनर डिसाइपल भी मारा गया था। लिन युआन समझता है कि यह साधारण एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वह बताता है कि अगर उसके पास सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान नहीं होता तो शायद वे तीनों भी अब जमीन पर पड़े होते। इसलिए वो तय करता है कि वे खुद इस मामले की जांच नहीं करेंगे। वापस जाकर आउटर सेक्ट एल्डर को पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। चूंकि ब्लैकविंड वुल्फ किंग को मारने से उनका मिशन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो चुका था, इसलिए तीनों वापस लौटने का फैसला करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ लिन फैन के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि लिन युआन को इतना ऊंचा स्टेटस कैसे मिल गया, जबकि वह खुद सिर्फ एक आउटर डिसाइपल बनकर रह गया है। उसे लगता है कि शाओजू पीक का टोकन, पर्सनल डिसाइपल का स्टेटस और यहां तक कि उसके आसपास मौजूद अच्छी लड़कियां भी उसके हिस्से की होनी चाहिए थीं। इसी गुस्से में वो एक पर्सनल डिसाइपल का नाम सीधे लेकर बोल देता है। वहां मौजूद दूसरे डिसाइपल्स तुरंत उसे रोकते हैं और बताते हैं कि एक साधारण आउटर डिसाइपल होकर पर्सनल डिसाइपल का नाम सीधे लेना भी डिसरिस्पेक्ट है। लिन फैन खुद को उसका कजन और लिन परिवार का लेजिटिमेट सन बताकर अपनी पोजीशन जताने की कोशिश करता है, लेकिन डिसाइपल्स उसे साफ जवाब देते हैं कि टैशुआन सेक्ट के अंदर फैमिली स्टेटस नहीं, सेक्ट के रूल्स चलते हैं। एक डिसाइपल यह भी बताता है कि पर्सनल डिसाइपल की पोजीशन इतनी ऊंची है कि आउटर सेक्ट एल्डर भी उसके सामने सम्मान दिखाता है। फिर कुछ किंग जो सिटी से आए डिसाइपल्स लिन परिवार की असली कहानी सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि लिन फैन असल में लिन परिवार के उस सन का बेटा है जो परिवार में शादी करके आया था, जबकि लिन युआन ही लिन परिवार का असली लेजिटिमेट डिसेंडेंट है। उसके पिता की मृत्यु के बाद लिन वॉन शैन के परिवार ने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली और लिन युआन से उसका अधिकार छीन लिया। यहां तक कि उसका टैशुआन टोकन भी लिन फैन को दे दिया गया था। अब बाकी डिसाइपल्स को समझ आता है कि लिन युआन की वर्तमान स्थिति कैसे बनी। वे कहते हैं कि यह तो उल्टा अच्छा हुआ। अगर लिन युआन का टैशुआन टोकन नहीं छीना जाता तो शायद वह सिर्फ आउटर डिसाइपल बनता, लेकिन उस नुकसान की वजह से उसे शाओजू पीक की मास्टर ने चुन लिया और वो पर्सनल डिसाइपल बन गया। यानी जिस चीज को लिन परिवार ने लिन युआन का नुकसान समझकर छीना था, वही आखिरकार उसके लिए उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। लिन युआन और लिन फैन के बीच अब पारिवारिक संबंध भी लगभग खत्म हो चुके थे। लिन युआन साफ कहता है कि जिस दिन उसके पिता ने उससे टैशुआन टोकन छीना, उसी दिन उनके बीच की फैमिली रिलेशनशिप खत्म हो गई। और अगर भविष्य में उसे यह साबित हो गया कि उसके पिता की मौत के पीछे लिन परिवार का हाथ था, तो वो चुप नहीं बैठेगा। ये सुनते ही आसपास के डिसाइपल्स लिन फैन के खिलाफ हो जाते हैं। वे उसे बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि उसने पहले लिन युआन की चीज छीनी, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया और अब उसी के सामने अकड़ दिखा रहा है। आखिरकार लिन फैन को मजबूर होकर लिन युआन से माफी मांगनी पड़ती है। उसके बाद लिन युआन इस पूरे मामले को ज्यादा महत्व नहीं देता। वह शाओ शानर और शिंग याओ से कहता है कि पहले मिशन जमा करें और फिर आउटर सेक्ट एल्डर को ब्लैकविंड रिज में हुई घटना की पूरी जानकारी दें। मिशन पूरा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ब्लैकविंड वुल्फ किंग को मारने की वजह से उन्हें सामान्य मिशन रिवॉर्ड से 3 गुना रिवॉर्ड मिला है। मिशन पूरा होने के बाद भी लिन युआन दोनों लड़कियों को मिले रिवॉर्ड्स खुद रखने देता है। वह कहता है कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और कल्टीवेशन की राह में उन्हें उसकी तुलना में इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। शाओ शियानर मन ही मन समझ जाती है कि अब शायद लिन युआन से हाई लेवल टेक्निक मांगने का सही समय आ गया है। वहीं शिंग याओ भी तय करती है कि वो ज्यादा मेहनत करेगी, ज्यादा सेक्ट मिशंस करेगी और जल्दी से जल्दी स्पिरिट स्टोन्स कमाकर लिन युआन का एहसान चुकाएगी। तीनों टास्क हॉल में पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी एक एल्डर को देते हैं। वहां मौजूद एल्डर शेन मेंग्याओ उनकी बात ध्यान से सुनती हैं। पूरी जानकारी मिलने के बाद वह तुरंत लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को ब्लैकविंड रिज भेजने का फैसला करती हैं। साथ ही ब्लैकविंड वुल्फ से जुड़े सभी मिशंस को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है ताकि कोई और डिसाइपल वहां जाकर खतरे में न पड़े। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि ब्लैकविंड वुल्फ किंग को जानबूझकर वहां लाया गया था, तो सेक्ट लिन युआन और दोनों लड़कियों के योगदान को याद रखेगा और उन्हें उचित रिवॉर्ड दिया जाएगा। शाओ शियानर और शिंग याओ फिर से लिन युआन का धन्यवाद करती हैं। दोनों मानती हैं कि अगर उसने उस समय सुप्रीम लाइटनिंग तालिस्मान का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद वे तीनों ब्लैकविंड वुल्फ्स का शिकार बन चुके होते। लिन युआन उनकी बात सुनकर उन्हें और रिसोर्सेज देने का फैसला करता है।
वो कहता है कि सिर्फ मिशंस करते रहना लंबे समय तक आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं है। बेहतर होगा कि वे कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे वे लगातार रिसोर्सेज कमा सकें। इसी दौरान लिन युआन को भी अपनी स्थिति के बारे में सोचना पड़ता है। उसकी मास्टर ने उसे काफी रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन वह उन्हें हमेशा इस्तेमाल करता रहेगा, तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। वह हर बार अपनी मास्टर से रिसोर्सेज मांगना भी नहीं चाहता, इसलिए उसे खुद रिसोर्सेज कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। उसके दिमाग में एल्केमी का विचार आता है। अगर वह एल्केमी सीख लेता है तो पिल्स बनाकर रिसोर्सेज कमाए जा सकते हैं। हालांकि शुरुआत में एल्केमी सीखना आसान नहीं है। इसके लिए रेसिपीज के अलावा प्रैक्टिस के लिए बड़ी मात्रा में मेडिसिनल मटेरियल्स चाहिए और शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होता है। फिर भी लिन युआन को लगता है कि अगर वो सिर्फ एक स्टोन ग्रेड एल्केमिस्ट भी बन जाए तो उसकी कमाई यौशों का शिकार करने से बेहतर हो सकती है। उसका असली डर यह है कि अगर उसने कोई ऐसा रास्ता नहीं चुना जिससे लगातार रिसोर्सेज मिलते रहें तो उसकी सिस्टम बेस्ड ग्रोथ भी रुक सकती है। वह किसी भी हालत में अपनी इतनी अच्छी रिटर्न रिवॉर्ड्स की सोर्स को खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ शाओ शानर और शिंग याओ की नज़र में लिन युआन की इमेज और भी बेहतर हो जाती है। शाओ शानर सोचती है कि लिन युआन बहुत जेनरस है और अगर उसकी स्पिरिट रूट इतनी कमजोर न होती तो शायद वो सच में उसके साथ आगे का रिश्ता सोच सकती थी। शिंग याओ भी कहती है कि वो लिन युआन का एहसान कभी नहीं भूलेगी और भविष्य में अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो वो पूरी कोशिश करेगी। और तभी सिस्टम आखिरकार फिर से एक्टिवेट होता है। सिस्टम बताता है कि लिन युआन को फिर से दूसरों की तरफ से फायदा उठाने के कारण नुकसान हुआ है। इस बार नुकसान में एक ऑफेंसिव टेक्निक, शुरुआती एल्केमी नॉलेज, ची गैदरिंग पिल रेसिपी, एल्केमी फर्नेस और कई मेडिसिनल मटेरियल्स शामिल हैं। इस नुकसान के बदले सिस्टम उसे 300 बाई रिटर्न रिवॉर्ड देता है। वहीं शाओ शानर और शिंग याओ उससे विदा लेती हैं। लिन युआन उन्हें भी आराम करने के लिए कहता है और खुद एल्केमी की तैयारी शुरू कर देता है। उसकी स्पिरिट रूट कमजोर होने के कारण सामान्य तरीके से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर एक पिल पर्याप्त नहीं हुई तो वो 10 पिल्स इस्तेमाल कर सकता है, और अगर 10 भी पर्याप्त नहीं हुई तो वो इससे भी ज्यादा पिल्स का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। वो तय करता है कि अब से एल्केमी शुरू करनी होगी, लेकिन एल्केमी करना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित होता है। वह कई पिल्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआती दौर में मेडिसिनल मटीरियल्स की भारी बर्बादी होती है। कुछ तैयार पिल्स की वैल्यू तक उनकी इस्तेमाल हुई मटीरियल्स की लागत को कवर नहीं कर पाती। अब उसे समझ आता है कि शुरुआत में एल्केमी करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फिर भी उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं जाती। वह तय करता है कि परफेक्ट क्वालिटी की पिल्स को सीधे मार्केट में नहीं बेचेगा, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है और अगर अचानक इतनी रेयर पिल्स बाहर आ गईं तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। भले ही उसकी मास्टर बहुत पावरफुल हों, फिर भी लिन युआन अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता, इसलिए वो ज्यादातर हाई ग्रेड और सुप्रीम क्वालिटी पिल्स बनाने का फैसला करता है। इनमें हाई ग्रेड पिल्स की मात्रा सबसे ज्यादा रखता है ताकि उनकी बिक्री से एल्केमी की लागत भी निकल आए और उसे अच्छा प्रॉफिट भी मिल सके। उधर लिन फैन के अंदर लिन युआन के लिए नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। वो गुस्से में तय करता है कि किसी न किसी तरह लिन युआन को खत्म करेगा। साथ ही वो शाओ शानर और शिंग याओ से भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि दोनों ने टास्क हॉल की घटना के दौरान खुले तौर पर उसका विरोध किया था। लेकिन वो जानता है कि अभी सीधे लड़ना संभव नहीं है। लिन युआन अब शाओजू पीक का पर्सनल डिसाइपल है, जबकि लिन फैन की कल्टीवेशन केवल ची रिफाइनिंग के 4th लेवल पर है। शाओ शानर और शिंग याओ से अकेले मुकाबला करना भी उसके लिए निश्चित जीत नहीं है, इसलिए लिन फैन दूसरा रास्ता चुनता है। अगर वो उन्हें सीधे नहीं हरा सकता तो उनकी रेप्यूटेशन खराब करेगा, और बहुत जल्द उसका बनाया हुआ प्लान काम करता दिखाई देता है। आउटर डिसाइपल एरिया में लिन युआन, शाओ शानर और शिंग याओ के बारे में अफवाहें फैलने लगती हैं। लोग कहने लगते हैं कि शाओजू पीक के नए पर्सनल डिसाइपल ने दोनों लड़कियों को अपने रिसोर्सेज देकर अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। कुछ लोग शाओ शानर के पास मौजूद मिडिल ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट और शिंग याओ की अचानक शुरू हुई एल्केमी को देखकर भी सवाल उठाते हैं कि उन्हें इतने रिसोर्सेज आखिर मिले कहां से। फिर अफवाहें और गंदी हो जाती हैं। लोग दोनों लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने रिसोर्सेज पाने के बदले लिन युआन के साथ गलत संबंध बनाए हैं। शिंग याओ इन आरोपों से गुस्से और अपमान से भर जाती है। वह साफ कहती है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वे लिन युआन ने उसे दिए हैं, लेकिन उनका किसी भी तरह से गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। वह समझाती है कि टास्क हॉल में हुई घटना के दौरान दोनों ने लिन युआन का साथ दिया था और उसी के कारण उसने उन्हें ये रिसोर्सेज दिए, लेकिन अफवाह फैलाने वाले लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तभी शाओ शानर वहां पहुंच जाती है। वह उन लोगों को सख्त चेतावनी देती है कि अपनी जुबान संभाल कर रखें। किसी पर्सनल डिसाइपल की रेप्यूटेशन खराब करने वाली अफवाहें फैलाना सेक्ट के नियमों के खिलाफ हो सकता है। वह वहां मौजूद लोगों के नाम याद रखने के लिए शिंग याओ से कहती है और तय करती है कि वे सीधे शाओजू पीक जाकर लिन युआन को पूरी घटना बताएंगी। अफवाह फैलाने वाले लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ मजाक में बातें कही थीं, लेकिन शाओ शानर साफ कर देती है कि किसी की रेप्यूटेशन खराब करने के बाद इसे मजाक कहकर बचा नहीं जा सकता। वो मामला यहीं खत्म करने से इनकार कर देती है।
शिंग याओ उसे धन्यवाद देती है और पूछती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। शाओ शेनर को तुरंत शक होता है कि इसके पीछे लिन फैन का हाथ है। उन दोनों ने टास्क हॉल में लिन युआन का साथ दिया था, इसलिए लिन फैन ने शायद उसी का बदला लेने के लिए उनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। अब दोनों तय करती हैं कि इस मामले का जवाब देना जरूरी है। दूसरी तरफ लिन फैन को सेक्ट के अंदर भी मुश्किलों का सामना करना शुरू हो जाता है। वो कुछ मिशंस लेने के लिए टास्क हॉल पहुंचता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जिस मिशन को वो लेना चाहता है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लिन फैन को लगता है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। वो गुस्से में टास्क हॉल के लोगों पर आरोप लगाता है कि वे सब लिन युआन के पक्ष में हैं और जानबूझकर उसका रास्ता रोक रहे हैं। वो यहां तक कह देता है कि सब लोग लिन युआन की खुशामद कर रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आसपास के डिसाइपल्स तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि लिन युआन जैसा पर्सनल डिसाइपल अगर सच में उसे टारगेट करना चाहता तो लिन फैन अब तक सेक्ट में खड़ा ही नहीं होता। एक डिसाइपल उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल है और उसका स्टेटस लिन युआन के सामने कुछ भी नहीं है। लिन फैन अपनी हुआंग ग्रेड अपर ग्रेड स्पिरिट रूट का घमंड करते हुए कहता है कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो एक दिन इनर सेक्ट में जाकर पर्सनल डिसाइपल बन सकता है। लेकिन दूसरे डिसाइपल्स उसकी बात पर हंसते हैं। उनके अनुसार हुआंग ग्रेड अपर ग्रेड स्पिरिट रूट वाले आउटर डिसाइपल्स की सेक्ट में कोई कमी नहीं है। अगर ऐसी स्पिरिट रूट अपने आप किसी को एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देती तो लिन फैन अब तक आउटर सेक्ट में इतना संघर्ष नहीं कर रहा होता। वे ये भी कहते हैं कि पर्सनल डिसाइपल बनने के लिए उससे कहीं बेहतर टैलेंट चाहिए। लिन फैन को एहसास होता है कि यहां कोई भी उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। टास्क हॉल में उसे बताया जाता है कि उसके मिशंस की इवैल्यूएशंस भी खराब हैं, इसलिए उसके रिवॉर्ड्स कम किए जा रहे हैं। लिन फैन तुरंत विरोध करता है और आरोप लगाता है कि जानबूझकर उसकी पेमेंट काटी जा रही है। लेकिन टास्क हॉल के कर्मचारी उसे उसकी पिछली इवैल्यूएशन दिखाते हैं। उसने पिछली बार लकड़ी काटने का काम ठीक से नहीं किया था और संबंधित सीनियर डिसाइपल ने उसके काम को खराब ग्रेड दिया था, इसलिए उसके रिवॉर्ड में कटौती करना किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि उसके खराब काम का परिणाम था। लिन फैन इस बात से और ज्यादा भड़क जाता है। इसी बीच सेक्ट के एल्डर्स तक लिन फैन और लिन युआन के बीच चल रही अफवाहों की खबर पहुंच जाती है। एक एल्डर इस मामले में उस सेक्ट ऑफिशियल से पूरी जानकारी मांगता है जिसने लिन फैन को सेक्ट में प्रवेश दिलाया था। वह पूछता है कि क्या उसे लिन फैन की असली बैकग्राउंड और टाइशुअन टोकन से जुड़े विवाद के बारे में पता था। ऑफिशियल बताता है कि उसे बाद में पूरी सच्चाई पता चली। असल में लिन परिवार के सभी लोगों ने मिलकर लिन युआन पर दबाव डालकर टाइशुअन टोकन छीन लिया था। हालांकि उस समय फैमिली के अंदर टोकन का होल्डर बदलने की अनुमति थी, लेकिन स्थिति तुरंत बदल गई। लिन युआन ने शाओजू पीक का स्पेशल टोकन सामने रख दिया। जैसे ही वो टोकन सामने आया, सेक्ट ऑफिशियल ने तुरंत उसकी रक्षा की और उसे वापस सेक्ट ले आया। वो साफ करता है कि उसने लिन परिवार के पक्ष में कोई फैसला नहीं किया था। शाओजू पीक का टोकन खुद लेंग ल्यूए ने किसी विशेष व्यक्ति के लिए दिया था, इसलिए अगर उसने अपनी मर्जी से उस टोकन का होल्डर बदलने की कोशिश की होती तो शायद वो अपनी जान तक गंवा देता। एल्डर ये सुनकर स्पष्ट कर देता है कि इस मामले में सेक्ट की स्थिति बिल्कुल साफ है। लिन युआन का पर्सनल डिसाइपल स्टेटस पूरी तरह वैध है, लेकिन अब लिन फैन आउटर सेक्ट में लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है। वो दूसरों की अपॉर्चुनिटीज छीनने की कोशिश कर रहा है और अब उसने पर्सनल डिसाइपल की रेपुटेशन खराब करने वाली गंदी अफवाहें भी फैलानी शुरू कर दी हैं। मामला अब सिर्फ दो डिसाइपल्स के बीच का विवाद नहीं रहा था। यह टाइशुअन सेक्ट के नियमों और पर्सनल डिसाइपल की प्रतिष्ठा से जुड़ा गंभीर मामला बन चुका था। टास्क हॉल के एल्डर अब लिन फैन के खिलाफ फैलाए गए आरोपों को गंभीर मामला मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पर्सनल डिसाइपल का अपमान करना और सेक्ट का माहौल खराब करना ऐसा अपराध है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए लिन फैन को सेक्ट के नियमों के अनुसार दंडित करने का फैसला किया जाता है। उधर लिन युआन अपनी एल्केमी जारी रखता है। अब उसकी कल्टीवेशन और एल्केमी दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह खुद भी महसूस करता है कि उसकी वर्तमान ताकत पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है। वो तय करता है कि बाकी काम निपटाने के बाद लिन फैन से पुराने हिसाब का जवाब जरूर लेगा। दूसरी तरफ लिन फैन लगातार गुस्से में लिन युआन को कोस रहा होता है। उसे लगता है कि टाइशुअन सेक्ट में आने के बाद उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो गई है और अब वो अपने परिवार के सामने कैसे वापस जाएगा। तभी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग उसके पास पहुंचते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है और उसे उनके साथ चलना होगा। लिन फैन तुरंत समझ जाता है कि मामला बिगड़ चुका है। वह आरोप लगाता है कि यह सब लिन युआन के कहने पर किया जा रहा है। वह यह भी धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो सेक्ट के बड़े अधिकारियों के सामने ये बात रख देगा कि उसके परिवार ने जो लाभ दिया था उसके कारण सेक्ट ऑफिशियल ने टाइशुअन टोकन के मामले में उनका साथ दिया था। लेकिन अधिकारी साफ जवाब देता है। वो कहता है कि लिन युआन ने शुरुआत से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि जब लिन परिवार ने उससे उसका अवसर छीना था तब भी उसने बदले में किसी तरह की साजिश नहीं की। इसके उलट लिन फैन लगातार लिन युआन को निशाना बनाता रहा, उसकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश करता रहा और सेक्ट का माहौल खराब करता रहा। अधिकारी यह भी स्पष्ट करता है कि टाइशुअन टोकन किसे दिया जाए। ये उस समय लिन परिवार के अंदर लिया गया फैसला था। वह सिर्फ सेक्ट के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को लेकर आया था जिसे टोकन होल्डर बताया गया था।
इसलिए लिन फैन का यह कहना कि अधिकारी ने जानबूझकर लिन परिवार का पक्ष लिया, गलत है। तभी एक और गंभीर शक सामने आता है। एक अधिकारी कहता है कि लिन युआन के पिता की मौत और लिन फैन के परिवार के बीच संबंध होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लिन फैन को सेक्ट से निकालने से पहले इस मामले की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी जाती है। लिन फैन ये सुनकर घबरा जाता है और तुरंत दावा करता है कि उसका लिन युआन के पिता की मौत से कोई संबंध नहीं है। उधर लिन युआन अपनी एल्केमी से तैयार की गई पिल्स को गिनता है। उसके पास 900 हाई ग्रेड छी गैदरिंग पिल्स और 90 सुप्रीम क्वालिटी छी गैदरिंग पिल्स मौजूद हैं। वो जानता है कि परफेक्ट एल्केमी टेक्निक के कारण वो परफेक्ट क्वालिटी की पिल्स भी बना सकता है, लेकिन फिलहाल वो ज्यादा सावधानी बरतना चाहता है। इतनी रेयर पिल्स को खुले तौर पर बेचने से अननेसेसरी अटेंशन आ सकता है, इसलिए वो फिलहाल हाई ग्रेड और सुप्रीम क्वालिटी पिल्स बेचने का फैसला करता है। अब वो अपनी मास्टर लेंग लियुए से मिलने जाता है। कुछ ही दिनों में लिन युआन की कल्टीवेशन छी रिफाइनिंग के 3rd लेवल से बढ़कर 6th लेवल तक पहुंच चुकी होती है। लेंग लियुए उसे देखकर तुरंत इस बदलाव को महसूस कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि इतनी तेज कल्टीवेशन प्रोग्रेस हुआंग ग्रेड, लोअर ग्रेड स्पिरिट रूट वाले कल्टीवेटर के लिए सामान्य नहीं हो सकती। इससे उन्हें शक होता है कि उनका यह डिसाइपल जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। लिन युआन अपनी मास्टर को बताता है कि फिलहाल उसे कल्टीवेशन में कोई समस्या नहीं है, वह आज किसी और वजह से आया है। वह अपनी पुरानी कहानी बताने का फैसला करता है। लिन युआन कहता है कि उसे कम उम्र में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसे एक एल्केमिस्ट की इनहेरिटेंस प्राप्त हुई थी, लेकिन लिन परिवार में उसकी स्थिति खराब होने के कारण वह इतने वर्षों तक इस बात को किसी के सामने नहीं ला सका। अब ताइशुआन सेक्ट में आने के बाद अपनी मास्टर की प्रोटेक्शन मिलने के कारण उसने उस इनहेरिटेंस की एल्केमी टेक्निक्स को आजमाना शुरू किया और उसे पता चला कि उसके अंदर एल्केमी की अच्छी टैलेंट है। पिछले कुछ दिनों में उसने काफी पिल्स तैयार की हैं, लेकिन उसे डर था कि अगर वो उन्हें सीधे बाहर बेचने लगा तो अननेसेसरी ट्रबल खड़ा हो सकता है, इसलिए वो पहले अपनी मास्टर की अनुमति लेने आया है। लेंग लियुए उसकी बात सुनकर कहती हैं कि उसकी लक काफी अच्छी है। फिर वो लिन युआन के परिवार के बारे में पूछती हैं। उन्हें एहसास होता है कि लिन परिवार में उसकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लिन युआन पहले इसे सिर्फ फैमिली मैटर कहकर टालना चाहता है, लेकिन लेंग लियुए उसे रोक देती हैं। वो कहती हैं कि लिन युआन उसका डिसाइपल है, इसलिए उसकी परेशानी भी उसकी अपनी परेशानी है। इसके बाद लिन युआन उसे पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर लेंग लियुए लिन परिवार के व्यवहार से बेहद नाराज हो जाती हैं। वह खास तौर पर लिन युआन के उस रिश्तेदार से नाराज होती हैं जिसने परिवार में शादी करके आने के बाद उसकी पोजीशन और अधिकार छीन लिए। वह कहती हैं कि अगर लिन युआन ने पहले अपनी एल्केमी इनहेरिटेंस सबके सामने बता दी होती तो लिन परिवार के लोग शायद उसका फायदा उठाने की कोशिश करते, लेकिन अब स्थिति अलग है। लेंग लियुए उसे भरोसा देती हैं कि जब तक वो उसकी मास्टर हैं वो उसकी रक्षा करेंगी। लिन परिवार ने उसके साथ जो किया है उसका हिसाब लेने के लिए वो पूरी तरह उसके साथ खड़ी रहेंगी। लिन युआन अपनी मास्टर का धन्यवाद करता है। फिर वो पिल्स की बात करता है। लेंग लियुए तुरंत पूछती हैं कि आखिर उसकी बनाई पिल्स इतनी हाई क्वालिटी की क्यों हैं कि उसे उन्हें बेचने तक से डर लग रहा है। लिन युआन अपनी तैयार की हुई पिल्स उन्हें दिखाता है। लेंग लियुए क्वालिटी देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि ये हाई ग्रेड और सुप्रीम क्वालिटी छी गैदरिंग पिल्स हैं। वह पूछती हैं कि लोअर ग्रेड और मिडिल ग्रेड पिल्स कितनी बनी। लिन युआन जवाब देता है कि उसने कुल 1000 बैचेस की मेडिसिनल मटेरियल्स इस्तेमाल की थीं और उससे कुल 1000 पिल्स बनी। इनमें 900 हाई ग्रेड पिल्स और 90 सुप्रीम क्वालिटी पिल्स थीं। लोअर ग्रेड और मिडिल ग्रेड एक भी पिल नहीं बनी। लेंग लियुए ये सुनकर अवाक रह जाती हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में पिल्स तैयार करना और उनमें से लगभग सभी को हाई ग्रेड या उससे ऊपर की क्वालिटी तक पहुंचाना असाधारण एल्केमी टैलेंट दिखाता है। फिर वो टोटल काउंट देखती हैं। कुल 1000 पिल्स में 900 हाई ग्रेड और 90 सुप्रीम क्वालिटी थीं, यानी 10 पिल्स का हिसाब अभी भी बाकी था। लेंग लियुए तुरंत पूछती हैं कि क्या बाकी 10 पिल्स परफेक्ट क्वालिटी की थीं। लिन युआन अब अपनी कल्टीवेशन प्रोग्रेस का असली कारण बताता है। वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों में उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ने का कारण यही परफेक्ट छी गैदरिंग पिल्स हैं। लेंग लियुए इसे कोई समस्या नहीं मानती। वो इसे लिन युआन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझती हैं। वह उससे वादा करती हैं कि जब तक वो उनका डिसाइपल है वो उसकी रक्षा करेंगी, और अगर वो पूरी जिंदगी उनका डिसाइपल बना रहता है तो वो पूरी जिंदगी उसका साथ देंगी। लिन युआन भावुक होकर अपनी मास्टर का धन्यवाद करता है। वो बताता है कि वो बाहर सिर्फ हाई ग्रेड और सुप्रीम क्वालिटी छी गैदरिंग पिल्स ही बेचेगा। परफेक्ट पिल्स बहुत कम बनती हैं और उसकी कमजोर स्पिरिट रूट के कारण वह उन्हें खुद की कल्टीवेशन के लिए रखना चाहता है। लेंग लियुए उसके इस फैसले की तारीफ करती हैं। वह कहती हैं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। फिर वह पूछती हैं कि उसकी एल्केमी स्किल किस लेवल तक पहुंच चुकी है। लिन युआन बताता है कि उसकी इनहेरिटेंस एक डॉन्ड ग्रेड एल्केमिस्ट से मिली थी, लेकिन उसने अभी हाल ही में एल्केमी शुरू की है। फिलहाल वो सिर्फ छी गैदरिंग पिल्स बना सकता है और हायर लेवल पिल्स की बात अभी निश्चित नहीं है। लेंग लियुए समझाती हैं कि पिल का लेवल जितना बढ़ता है उसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है। सिर्फ एक स्टोन ग्रेड पिल्स को इतनी हाई क्वालिटी तक बनाना भी बहुत मुश्किल है।
वह लिन युआन को एल्केमी जारी रखने के लिए कहती हैं। उनके अनुसार अच्छी पिल्स उसकी कमजोर स्पिरिट रूट की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती हैं। अगर उसे कल्टीवेशन या एल्केमी में कोई समस्या आए तो वह कभी भी उनके पास आ सकता है। इसके अलावा लेंग ल्यूए उसे एक और रास्ता बताती हैं। डैन पीक की पीक मास्टर भी उसी लाइनेज से आती हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। अगर लिन युआन चाहे तो लेंग ल्यूए उसकी रिकमेंडेशन करके उसे वहां एल्केमी सीखने और दूसरे एल्केमिस्ट्स के अनुभव से फायदा उठाने का मौका दिला सकती हैं। लिन युआन अपनी मास्टर का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। अब उसे लगता है कि अपनी मास्टर को सब कुछ बताने के बाद उसके लिए आगे के कई रास्ते आसान हो गए हैं। लेकिन अब एक और जरूरी काम बाकी है। उसे अपनी बनाई हुई पिल्स बेचनी है और स्पिरिट स्टोन्स कमाने हैं। जितने ज्यादा रिसोर्सेज उसके पास होंगे उतना ही वह शाओ शानर को बेहतर रिसोर्सेज देकर सिस्टम के रिटर्न रिवॉर्ड्स ट्रिगर कर सकेगा। साथ ही वह यह भी तय करता है कि सिर्फ शाओ शानर में ही इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। शिंग याओ को भी कुछ रिसोर्सेज देकर वह शाओ शानर पर दबाव बनाए रख सकता है ताकि वह ज्यादा मेहनत करे और हमेशा उसके रिसोर्सेज पर नजर रखने की कोशिश न करे। इसके बाद लिन युआन आउटर सेक्ट की मेडिसिन शॉप में पहुंचता है। वहां एल्डर शेन मेंग्याओ उसे देखकर पूछती हैं कि पर्सनल डिसाइपल होने के बावजूद वह आउटर सेक्ट में क्यों आया है। लिन युआन बताता है कि वह पिल्स खरीदने नहीं आया। उसने अपनी मास्टर से मिले मेडिसिनल मटेरियल से कुछ पिल्स तैयार की हैं और अब उन्हें बेचकर स्पिरिट स्टोन्स कमाना चाहता है ताकि रोजमर्रा की कल्टीवेशन का खर्च खुद उठा सके और बार बार अपनी मास्टर को परेशान न करना पड़े। एल्डर शेन उसकी समझदारी की तारीफ करती हैं। फिर वो उसे लिन फैन के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि लिन फैन के खिलाफ आउटर सेक्ट में कार्रवाई चल रही है। उसने जो अफवाहें फैलाई थीं उन्हें सेक्ट जल्द ही दबा देगा। लिन युआन हैरान होकर पूछता है कि कौन सी अफवाहें। एल्डर शेन उसे पूरी बात बताती हैं। लिन युआन को पता चलता है कि उसकी वजह से शाओ शानर और शिंग याओ को भी बेवजह अपमान सहना पड़ा। वो एल्डर शेन से अनुरोध करता है कि वो इन दोनों के बारे में फैली अफवाहों को साफ करवाने में मदद करें। वह स्पष्ट करता है कि उसके और दोनों लड़कियों के बीच कोई गलत संबंध नहीं है। एल्डर शेन कहती हैं कि सेक्ट को किसी डिसाइपल के निजी संबंधों से कोई समस्या नहीं है जब तक किसी पर शक्ति या स्टेटस का इस्तेमाल करके दबाव नहीं डाला जाता। लिन युआन को राहत मिलती है और वो एल्डर शेन का धन्यवाद करता है। वह मन ही मन तय करता है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट हॉल को उसके पिता की मौत से जुड़े मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो वह खुद एक दिन लिन परिवार वापस जाएगा। उसके पास लिन वॉन शैन और परिवार के दूसरे लोगों से सच्चाई निकलवाने के कई तरीके होंगे। इसी बीच एल्डर शेन को भी लिन युआन की तेज कल्टीवेशन प्रोग्रेस के बारे में जानकारी मिलती है। उसे बताया जाता है कि सेक्ट में आने के समय लिन युआन सिर्फ शी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो 6th लेवल तक पहुंच गया है। इतनी तेज प्रोग्रेस उसकी कमजोर स्पिरिट रूट के हिसाब से बेहद असामान्य है। अब लिन युआन अपनी पिल्स बेचने के लिए शॉप पर पहुंचता है। दुकानदार पहले समझता है कि वो शी गैदरिंग पिल्स खरीदने आया है, लेकिन लिन युआन बताता है कि वो पिल्स बेचने आया है। जब वो अपनी पिल्स निकालता है तो वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। उसके पास 900 हाई ग्रेड ची गैदरिंग पिल्स और 40 सुप्रीम क्वालिटी ची गैदरिंग पिल्स मौजूद होती हैं। शॉपकीपर कीमत बताता है। हाई ग्रेड पिल की कीमत 10 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है, जबकि सुप्रीम क्वालिटी पिल की कीमत 30 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है। इस हिसाब से कुल कीमत 10,200 स्पिरिट स्टोन्स बनती है। लिन युआन इस कीमत को स्वीकार कर लेता है, लेकिन एल्डर शेन भी वहीं मौजूद होती हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी में हाई क्वालिटी पिल्स देखकर उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। उन्हें खुद अपनी पुरानी इंजरी की वजह से एक खास पिल की जरूरत है। वो बताती हैं कि बचपन में उनकी नींव को नुकसान पहुंचा था और इसी कारण इस जिंदगी में उनका कोर फॉर्मेशन करना मुश्किल है। उन्हें एक ऐसी रेयर पिल चाहिए जो उनकी डैमेज्ड फाउंडेशन को रिस्टोर कर सके। इस पिल की हाई क्वालिटी वर्जन बनाना बेहद मुश्किल है। यहां तक कि डैन पीक के कई स्किल्ड एल्केमिस्ट्स के लिए भी इसे बनाना आसान नहीं है। एल्डर शेन लिन युआन से पूछती हैं कि क्या वो भविष्य में लगातार हाई ग्रेड और सुप्रीम क्वालिटी पिल्स बना सकता है। लिन युआन इसकी पुष्टि करता है। तभी एल्डर शेन उसे अपने रेजिडेंस पर चलकर इस विषय में विस्तार से बात करने का निमंत्रण देती हैं। लिन युआन भी तैयार हो जाता है। वहां एल्डर शेन उसे बताती हैं कि उनकी हालत को सुधारने के लिए एक बेहद कठिन पिल की जरूरत है। कुछ एल्केमिस्ट इसे बना सकते हैं, लेकिन उसकी सुप्रीम क्वालिटी वर्जन तैयार करना बहुत मुश्किल है। लिन युआन साफ कहता है कि वो अभी सिर्फ एक स्टोन ग्रेड एल्केमिस्ट है। भविष्य में डॉन्ड ग्रेड तक पहुंचने के बाद भी वह उस रेयर पिल की सुप्रीम क्वालिटी वर्जन बना पाएगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। एल्डर शेन उसकी बात समझती हैं, लेकिन फिर भी कहती हैं कि अगर भविष्य में वह उस लेवल तक पहुंचकर ऐसी पिल बना सके तो वो इसके बदले कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगी। लिन युआन उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चौंकता है। वो एल्डर शेन की बात का गलत अर्थ निकालने ही वाला होता है कि आसपास मौजूद लोग भी उसकी बात को गलत समझ लेते हैं। आखिरकार लिन युआन स्थिति को संभालते हुए कहता है कि अगर वो भविष्य में डॉन्ड ग्रेड एल्केमिस्ट बन गया तो वो उनकी मदद करके उस सुप्रीम क्वालिटी पिल को बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो साफ करता है कि इतनी कठिन पिल के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। एल्डर शेन उसके इस वादे के लिए धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि अगर वो सच में वो पिल बना दे और उसे उनसे कोई आपत्ति न हो तो भविष्य में कुछ और बातें भी संभव हो सकती हैं।
लिन युआन को एहसास होता है कि एल्डर शेन ने उसकी बात को उससे कहीं ज्यादा गंभीरता से ले लिया है। लिन युआन के बारे में सोचते हुए शेन एल्डर के मन में भी उसके लिए एक अलग भावना पैदा होने लगी थी। उन्हें लगता है कि बाकी मामलों में लिन युआन काफी अच्छा है, लेकिन उसकी कमजोर स्पिरिट रूट उसकी सबसे बड़ी कमी है। अगर वह भविष्य में कोर फॉर्मेशन तक पहुंच गया तो उसके साथ डाओ कंपेनियन बनना भी कोई बुरा विकल्प नहीं होगा। लेकिन अगर वह जिंदगी भर सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक ही सीमित रहा तो उसके साथ एक रिश्ता बनाकर इस पुराने संबंध को खत्म करना और बदले में कोर फॉर्मेशन का मौका पाना भी उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। उधर लिन युआन फिलहाल सिर्फ अपनी एल्केमी को मजबूत करने का फैसला करता है। उसे जरूरत पड़ने पर शेन एल्डर से मदद लेने का भरोसा है। इसी बीच शाओ शानर को खबर मिलती है कि लिन युआन खुद उनकी तलाश में आया है। उसे डर होता है कि कहीं शिया शिंग्याओ की इंपॉर्टेंस लिन युआन के दिल में उससे ज्यादा तो नहीं हो गई। लेकिन लिन युआन वहां दोनों से मिलने आता है। वो बताता है कि इन दिनों उसने एल्केमी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है और कुछ पिल्स तैयार की हैं। वो खास तौर पर दोनों को कुछ पिल्स देने आया है। शिंग्याओ तुरंत मना कर देती है। उसका कहना है कि लिन युआन पहले ही उनकी बहुत मदद कर चुका है, इसलिए अब उसे अपनी पिल्स बेचकर खुद की कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज जुटाने चाहिए। लेकिन लिन युआन बताता है कि उसने पहले ही काफी पिल्स बेचकर अच्छी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स कमा लिए हैं। ये पिल्स उसके पास अतिरिक्त हैं, इसलिए वो उन्हें दोनों के लिए रखना चाहता है। दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये ऑर्डिनरी पिल्स नहीं बल्कि हाई ग्रेड पिल्स हैं। वे बताती हैं कि उन्होंने कई दिनों तक एल्केमी सीखने की कोशिश की, फिर भी अभी तक सिर्फ लो ग्रेड पिल्स ही बना पाई हैं। लिन युआन मुस्कुराकर कहता है कि हाई ग्रेड पिल्स तो वो पहले ही बेच चुका है, लेकिन उसने कुछ परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स खास तौर पर दोनों के लिए बचाकर रखी हैं। ये सुनते ही दोनों चौंक जाती हैं। शाओ शानर तुरंत कहती है कि वो इतनी महंगी पिल्स नहीं ले सकती। आखिर परफेक्ट पिल्स की कीमत बहुत ज्यादा है और उन्हें खुद कल्टीवेशन के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत है। शिंग्याओ भी उसका समर्थन करती है, लेकिन लिन युआन जानता है कि दोनों की आंखों में पिल्स लेने की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। वह उन्हें समझाता है कि ये उसके पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं और उसने अपने लिए जरूरत भर की पिल्स पहले ही बचा रखी हैं। आखिरकार दोनों पिल्स स्वीकार कर लेती हैं। शाओ शानर अंदर ही अंदर खुद को समझाती है कि उसे ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। लिन युआन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उसके लिए सही साथी नहीं है। तभी शिया शिंग्याओ अचानक लिन युआन के सामने एक बात रखती है। वह कहती है कि लिन युआन ने उसके लिए इतना कुछ किया है कि वह उसका बदला नहीं चुका सकती, इसलिए वह उसकी मेड बनकर जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है और उसके रोजमर्रा के काम संभालना चाहती है। लिन युआन तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि उसने दोनों की मदद किसी बदले की उम्मीद से नहीं की। वह उन्हें सिर्फ इसलिए रिसोर्सेज देता है क्योंकि दोनों उसकी अच्छी साथी हैं। फिर वह समझाता है कि शिंग्याओ की स्पिरिट रूट उससे बेहतर है। अगर उसे शाओ बाम्बू पीक में आने का मौका नहीं मिला होता तो शायद वो आज उसकी मदद करने की स्थिति में भी नहीं होता। इसलिए वो नहीं चाहता कि शिंग्याओ अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी मेड बनकर गुजार दे। इसके बजाय लिन युआन एक दूसरा रास्ता सुझाता है। वो उसे शाओ बाम्बू पीक की आउटर डिसाइपल बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह वो उसके आसपास भी रह सकेगी, उसके कुछ कामों में मदद भी कर सकेगी और उसकी रेपुटेशन पर भी कोई सवाल नहीं उठेगा। शिंग्याओ को यह विचार पसंद आता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि उसकी इच्छा सच में लिन युआन के पास रहने की है। लिन युआन उसे समझाता है कि मेड की पोजीशन बहुत सेंसिटिव है और लोग गलत बातें बना सकते हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से शिंग्याओ को किसी तरह की परेशानी हो। आखिरकार शिंग्याओ मान जाती है। फिर लिन युआन शाओ शानर से भी पूछता है कि क्या वो शाओ बम्बू पीक में आउटर डिसाइपल बनकर आना चाहेगी। वहां ऑर्डिनरी आउटर डिसाइपल्स की तुलना में उसे काफी बेहतर रिसोर्सेज और ट्रीटमेंट मिलेगा। शाओ शानर भी तुरंत हामी भर देती है और तभी सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम बताता है कि लिन युआन ने दोनों को कुल 20 परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स देकर नुकसान उठाया है। इस बार रिवॉर्ड बेहद जबरदस्त है। 10,000 गुना रिटर्न लिन युआन को मिलता है। स्वॉलोइंग हेवन शी अट्रैक्शन टेक्निक। यह टेक्निक सामान्य कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है। ये उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। साथ ही पिल्स की मेडिसिनल पावर को लगभग पूरी तरह एब्जॉर्ब और रिफाइन करने में मदद करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह टेक्निक उसकी स्पिरिट रूट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकती है। इसके अलावा यह उसके डांटियन को स्पेशल तरीके से एक्सपैंड करके उसी रियल्म के दूसरे कल्टीवेटर्स की तुलना में उसकी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकती है। लिन युआन यह देखकर पूरी तरह उत्साहित हो जाता है। अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, कमजोर स्पिरिट रूट, धीरे धीरे खत्म हो सकती है। वो समझ जाता है कि शाओ शियानर और शिंग्याओ उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसे अब इन दोनों को रिसोर्सेज देना और भी फायदेमंद लगने लगता है। उधर दोनों लड़कियां भी हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लिन युआन आखिर उनसे चाहता क्या है। वह उन्हें लगातार रिसोर्सेज देता है, उनकी रक्षा करता है और बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगता। लेकिन दूसरी तरफ शाओ शानर के जीवन में एक और समस्या खड़ी हो जाती है। उसकी पुरानी मास्टर लाइक अथॉरिटी वाली लड़की उससे मिलने आती है। वह शाओ शानर को ताना मारती है कि वह अब ताइशुन सेक्ट में काफी मशहूर हो चुकी है। सुना है कि उसने एक ट्रू डिसाइपल से संबंध बना लिए हैं और उसके जरिए काफी रिसोर्सेज हासिल कर रही है। शाओ शानर सफाई देती है कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं, लेकिन वो महिला उसकी बात नहीं मानती।
वो कहती है कि शाओ शानर अपनी पहचान और पुराने संबंध भूल गई है। जब उसके पास अच्छे रिसोर्सेज आए तो उसे सबसे पहले अपने पुराने मालिकाना रिश्ते का हिसाब चुकाना चाहिए था। शाओ शानर समझाती है कि उसने अभी तक कुछ जमा नहीं किया है और जैसे ही पर्याप्त रिसोर्सेज मिलेंगे वह सब दे देगी। लेकिन सामने वाली महिला उसे धमकाती है। वह याद दिलाती है कि ताइशुआन सेक्ट में आने का मौका भी उसे उसी की वजह से मिला था, इसलिए शाओ शानर को उसके प्रति पूरी तरह ओबीडिएंट रहना होगा। फिर उसकी नज़र शाओ शानर के एक वैल्यूएबल डिफेंसिव ट्रेजर पर पड़ती है। वह तुरंत उसे देने का आदेश देती है। शाओ शानर डरते हुए बताती है कि वह ट्रेजर लिन युआन ने उसे दिया है। अगर वो बिना बताए इसे दे देती है तो ट्रू डिसाइपल लिन युआन नाराज हो सकता है। लेकिन वो महिला हंसकर कहती है कि लिन युआन जैसे ट्रू डिसाइपल को शाओ शानर जैसी लड़की से सच में कोई मतलब नहीं होगा। उसके अनुसार वह सिर्फ उसके साथ समय बिता रहा है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन भी दिखाती है। वह अब की रिफाइनिंग 7 लेवल पर है। वह धमकी देती है कि अगर शाओ शानर ने ओबीडिएंट होकर ट्रेजर नहीं दिया तो वह उसके परिवार और उसकी छोटी बहन को नुकसान पहुंचा सकती है। शाओ शानर के लिए यह सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अपनी बहन को खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद वह उससे और रिसोर्सेज के बारे में पूछती है। खास तौर पर वह 20 परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स मांगती है, लेकिन शाओ शानर साफ मना कर देती है। वह कहती है कि यही पिल्स उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। इन्हें देने का मतलब होगा कि उसकी अपनी जिंदगी और फ्यूचर फिर से उसी के हाथ में चला जाएगा। वह कहती है कि उसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाली महिला उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वह उसका स्टोरेज बैग छीनकर खुद देखने लगती है और तभी उसे परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स मिल जाती हैं। वह गुस्से में शाओ शानर को बुरी तरह पीटती है और कहती है कि उसने इतना अच्छा ट्रेजर छिपाने की हिम्मत कैसे की। वह उसे चेतावनी देती है कि आगे से जो भी अच्छा रिसोर्स मिले वह तुरंत उसे सौंप दे। शाओ शानर मजबूरी में हामी भरती है। उधर शाओ बाम्बू पीक पर लिन युआन स्वॉलोइंग हेवन शी अट्रैक्शन टेक्निक की शक्ति महसूस करता है। उसे पता चलता है कि यह टेक्निक पिल्स की मेडिसिनल पावर को लगभग पूरी तरह अब्सॉर्ब कर रही है। साथ ही उसका डांटियन भी पहले से काफी बड़ा हो चुका है। अब उसकी कॉम्बैट एंड्योरेंस उसी रियल्म के सामान्य कल्टीवेटर से कहीं बेहतर होने वाली है। लिन युआन तुरंत फैसला करता है कि शाओ शानर और शिंग्याओ को जल्द से जल्द शाओ बाम्बू पीक में लाना जरूरी है। वो अपनी मास्टर से इस बारे में बात करता है। लिंग लियुए भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। वो कहती हैं कि शाओ बाम्बू पीक अभी नया है और वहां मैन पावर की कमी है। कुछ आउटर डिसाइपल्स आ जाएं तो डेली चोर संभालना आसान होगा और लिन युआन भी अपने कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। वो आगे कहती हैं कि भविष्य में ऐसे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के लिए लिन युआन को बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बतौर फर्स्ट डिसाइपल ये उसके अधिकार और जिम्मेदारी का हिस्सा है। फिर लेंग लियुए उसकी कल्टीवेशन देखकर फिर से चौंक जाती हैं। लिन युआन अब की रिफाइनिंग 7 लेवल तक पहुंच चुका है। इतनी तेजी से कल्टीवेशन बढ़ना उसके लिए भी असाधारण है। वह समझती हैं कि यह उसके डिसाइपल के लिए किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का परिणाम है। लिन युआन अपनी मास्टर को धन्यवाद देता है और फैसला करता है कि वो तुरंत नीचे जाकर शाओ शानर और शिंग्याओ को शाओ बम्बू पीक लाएगा। लेकिन तभी एक डिसाइपल घबराते हुए उसके पास दौड़कर आता है। वो बताता है शाओ शानर गंभीर रूप से घायल हो गई है। लिन युआन ये सुनते ही चौंक जाता है। उसके मन में पहला ख्याल यही आता है कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न रिवॉर्ड सोर्स को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया है। वह तुरंत घायल शाओ शानर को देखने के लिए निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो शाओ शानर उसे देखकर भी अंदर आने से मना करती है। लिन युआन पूछता है कि आखिर किसने उसके साथ यह किया। शाओ शानर चुप रहती है। वह कहती है कि वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती। लेकिन लिन युआन समझ जाता है कि वो किसी बड़े दबाव में है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो आगे बताता है कि उसने अपनी मास्टर से बात कर ली है और शाओ शानर तथा शिंग्याओ अब शाओ बम्बू पीक की डिसाइपल्स हैं। अब अगर शाओ बम्बू पीक का फर्स्ट डिसाइपल होने के नाते वह उनकी रक्षा नहीं करेगा तो यह उसके लिए भी शर्म की बात होगी। लिन युआन की बात सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब शाओ शानर के साथ जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ लिन युआन खुद कदम उठाने वाला है। लिन युआन के सामने अब साफ था कि अगर शाओ बैम्बू पीक के लोगों को कोई भी आसानी से परेशान करने लगे तो यह पूरे शाओ बैम्बू पीक की कमजोरी समझी जाएगी। शाओ शानर आखिरकार सारी सच्चाई बताती है। लिन युआन को पता चलता है कि उसकी और शिया शिंग्याओ की परिस्थितियां काफी मिलती जुलती हैं। शाओ शानर ने भी ताइशुआन सेक्ट में आने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सहा था। उसके परिवार के लोग अभी भी शाओ परिवार के नियंत्रण में थे, इसलिए वो मजबूरी में इतने साल तक उनकी बात मानती रही। इसी वजह से उसकी स्पिरिट रूट अच्छी होने के बावजूद उसकी कल्टीवेशन लंबे समय से चाय रिफाइनिंग 4th लेवल पर अटकी हुई थी। उसकी कमाई और रिसोर्सेज लगातार उससे ले लिए जाते थे। लिन युआन को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो शाओ परिवार के व्यवहार से बेहद नाराज होता है, लेकिन वह सिर्फ गुस्सा करने के बजाय पहले शाओ शानर के परिवार को सुरक्षित करवाने का फैसला करता है। वह शिया शिंग्याओ को तुरंत बाहरी क्षेत्र में जाकर शेन मेंग्याओ एल्डर से मिलने के लिए कहता है।
उसे निर्देश दिया जाता है कि पूरी स्थिति समझाकर कहे कि लिन युआन की ओर से शाओ शानर की मां और छोटी बहन को शाओ परिवार से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर रखा जाए। शिया शिंग्याओ तुरंत वहां से निकल जाती है। इसके बाद लिन युआन शाओ शानर के इलाज की तैयारी करता है। उसके पास मौजूद रिसोर्सेज में पर्याप्त मेडिसिनल मटेरियल्स थे, इसलिए वो एक हाई ग्रेड लाइफ क्रिएशन पिल तैयार करता है। यह पिल उसकी चोट को तुरंत पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन को स्थिर कर सकती थी। शाओ शानर लिन युआन से माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि जब वह पहली बार उसके करीब आई थी तब उसका इरादा पूरी तरह साफ नहीं था। वह लिन युआन का फायदा उठाना चाहती थी और चाहती थी कि वो उसके लिए रिसोर्सेज जुटाए। लिन युआन उसे रोक देता है। वो कहता है कि अभी इन बातों का समय नहीं है, उसके पास आगे सब कुछ बताने का समय होगा। फिलहाल सबसे जरूरी उसकी चोट को संभालना है। फाउंडेशन स्थिर होने के बाद लिन युआन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर शाओ शियानर के मन में भी लिन युआन को लेकर उसका नजरिया बदलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी स्पिरिट रूट भले ही कमजोर हो, लेकिन अगर वो कभी कोर फॉर्मेशन तक पहुंच गया तो शायद वो भी अपनी बेहतर स्पिरिट रूट के जरिए उसकी मदद कर सके। इसी बीच उसे मिली परफेक्ट ची गैदरिंग पिल्स उसकी कल्टीवेशन को तेजी से आगे बढ़ाने वाली थीं। उसे उम्मीद थी कि इसी साल वो ची रिफाइनिंग 8th लेवल तक पहुंच सकती है और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 9th लेवल तक भी जा सकती है। इसके बाद इनर सेक्ट असेसमेंट पास करके वो इनर डिसाइपल बन सकती थी और उसे पहले से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकते थे। लेकिन शाओ डियर को अब भी अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं था। उसे पता चलता है कि शाओ शानर एक ट्रू डिसाइपल के साथ वापस आई है। वो गुस्से में कहती है कि शाओ शानर ने उससे रिसोर्सेज छिपाने की हिम्मत कैसे की। वो दावा करती है कि जब तक वो मौजूद है शाओ शानर को आगे बढ़ने नहीं देगी। कुछ ही देर बाद एक डिसाइपल आकर शाओ डियर को खबर देता है कि शाओ शानर एक ट्रू डिसाइपल को साथ लेकर उसके पास आ रही है। शाओ डियर इसे अपने लिए चुनौती समझती है। उसे लगता है कि शाओ शानर सिर्फ एक डिपेंडेंट है जिसने अब अपने नए कनेक्शन के भरोसे अपने ही मास्टर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर ली है। जब लिन युआन वहां पहुंचता है तो उसकी नजर शाओ शानर की हालत पर पड़ती है। वो देखता है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। आसपास के कुछ डिसाइपल्स भी इस घटना पर चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें अब समझ आता है कि शाओ शानर की कल्टीवेशन इतनी धीमी क्यों रही। वह और शाओ डियर एक ही समय में सेक्ट में आए थे, लेकिन जहां दूसरे लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे वहीं शाओ शियानर लंबे समय से छाई रिफाइनिंग 4th लेवल पर थी। अब कारण साफ था, उसके रिसोर्सेज लगातार शाओ डियर को देने पड़ते थे। लिन युआन सीधे शाओ डियर से पूछता है कि वह अपनी ही फेलो डिसाइपल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शाओ डियर सफाई देती है कि इस मामले में एक पुराना अग्रीमेंट था। वह दावा करती है कि उसी की मदद से शाओ शियानर को ताइशुन सेक्ट में आने का मौका मिला था और बदले में शाओ शियानर को हर महीने 80 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होते थे। लिन युआन तुरंत उसकी बात पकड़ लेता है। वो पूछता है कि अगर अग्रीमेंट सिर्फ हर महीने 80 स्पिरिट स्टोन्स देने का था तो उससे ज्यादा कमाए गए बाकी रिसोर्सेज शाओ शियानर के अपने होने चाहिए थे। शाओ डियर के पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। लिन युआन फिर पूछता है कि इस बार उसने शाओ शियानर से आखिर कितना सामान लिया। शाओ डियर बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं छीना। उसने सिर्फ शाओ शियानर को उसकी गलती के लिए थोड़ी सजा दी थी और सामान अस्थायी रूप से अपने पास रखा था। लिन युआन उसके सामने एक एक करके चीजें रख देता है। उसके सिर पर मौजूद 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत वाली मिडिल ग्रेड डिफेंसिव हेयर पिन, इसके अलावा शाओ शियानर से लिए गए 8 हाई ग्रेड फायर तालिस्मान्स जिनकी कुल कीमत 24 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी, और सबसे बड़ी बात 20 परफेक्ट ची गैदरिंग पिल्स। इन सब की कुल कीमत 1000 से ज्यादा लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी। लिन युआन साफ कहता है कि अगर किसी की चीजें इस तरह छीन ली जाएं और उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया जाए तो इसे छोटी सजा नहीं बल्कि रॉबरी कहा जाएगा। आसपास मौजूद डिसाइपल्स भी हैरान रह जाते हैं। परफेक्ट ची गैदरिंग पिल्स जैसी चीजें उनके लिए बेहद दुर्लभ थीं। आउटर डिसाइपल्स को तो ऐसी पिल्स देखने का भी मौका मुश्किल से मिलता था। अब सबको समझ आ जाता है कि शाओ डायर ने शाओ शियानर का कितना शोषण किया था, लेकिन शाओ डियर फिर भी पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि शाओ शियानर उसके परिवार की वजह से सेक्ट में आई थी, इसलिए उसके रिसोर्सेज पर शाओ परिवार का अधिकार है। लिन युआन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि शाओ शियानर अब शाओ बाम्बू पीक की आउटर डिसाइपल है। ताइशुन सेक्ट में आने के बाद सभी डिसाइपल्स सेक्ट के नियमों के अधीन हैं। किसी पुराने पारिवारिक स्टेटस के आधार पर किसी फेलो डिसाइपल को अपमानित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। शाओ डियर उल्टा लिन युआन पर आरोप लगाने लगती है। वो कहती है कि अगर लिन युआन ने शाओ शियानर को इतनी महंगी परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स दी हैं तो दोनों के बीच जरूर कोई निजी संबंध होगा। लिन युआन पहले इन अफवाहों को नजरअंदाज करना चाहता था क्योंकि आउटर सेक्ट पहले ही इन बातों को साफ कर चुका था, लेकिन शाओ डियर लगातार खुलेआम आरोप लगा रही थी। इसलिए लिन युआन उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, उसे कैसे पता कि वे परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स उसने शाओ शियानर को उपहार में दी थीं। शाओ डियर के पास कोई प्रमाण नहीं था। लिन युआन तब पूरी स्थिति स्पष्ट करता है। वह बताता है कि सेक्ट में परफेक्ट शी गैदरिंग पिल्स की कीमत लगभग 30 स्पिरिट स्टोन्स प्रति पिल है, लेकिन बाहर बेचने पर उनकी कीमत और ज्यादा हो सकती है
इसलिए उसने शाओ शानर को वे पिल्स बेचने के लिए दी थीं। वह खुद पिल्स बेचने में समय नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी कल्टीवेशन प्रभावित होती। उसने शाओ शानर से सिर्फ 600 स्पिरिट स्टोन्स वापस लेने की बात तय की थी। वह जितना अतिरिक्त पैसा कमाएगी, वह उसका अपना मेहनताना होगा। अब सबको समझ में आ जाता है कि यह किसी निजी संबंध का मामला नहीं था। लिन युआन सिर्फ अपनी फेलो डिसाइपल्स की मदद कर रहा था और साथ ही अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन शाओ डियर फिर भी शाओ शानर को अपमानित करने लगती है। वह उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके ट्रू डिसाइपल से ये रिसोर्सेज हासिल किए हैं। लिन युआन का रवैया तुरंत बदल जाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि सेक्ट के अंदर किसी फेलो डिसाइपल को खुलेआम धमकी देना और उसकी रेपुटेशन खराब करना कोई छोटी बात नहीं है। इसी समय शेन मेंग्याओ भी वहां पहुंचती हैं। वह बताती हैं कि टाइशुआन सेक्ट पहले ही शाओ परिवार के पास लोगों को भेज चुका है और शाओ शानर की मां और बहन को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। शाओ डियर ये सुनकर पूरी तरह घबरा जाती है। वह पूछती है कि सेक्ट को ऐसा करने का अधिकार कैसे है। शेन मेंग्याओ साफ जवाब देती हैं कि शाओ परिवार की दुनिया में चाहे जितनी भी प्रतिष्ठा हो, टाइशुआन सेक्ट के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं। शाओ शिनेर अब टाइशुआन सेक्ट की डिसाइपल है। जो भी सेक्ट के डिसाइपल को निशाना बनाएगा, सेक्ट उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। शेन मेंग्याओ शाओ डियर की हरकतों को गंभीर डिसिप्लिनरी वायलेशन मानती हैं। वह उसे फेलो डिसाइपल को दबाने, धमकाने और उसके परिवार को खतरे में डालने के लिए सेक्ट से एक्सपेल करने का आदेश देती हैं। इसके साथ ही शाओ परिवार का टाइशुआन सेक्ट से मिलने वाला टाइशुआन रिंग कोटा पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। शाओ डियर घबरा जाती है। वो अपनी गलती मानते हुए माफी मांगती है और शाओ शानर से भी उसे बचाने की गुहार लगाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाओ शानर सिर्फ इतना कहती है कि अगर आज की स्थिति पहले समझ आती तो शाओ परिवार को ऐसा व्यवहार करने से पहले सोचना चाहिए था। इसके बाद लिन युआन शाओ डियर से उसके द्वारा लिए गए रिसोर्सेज का हिसाब करता है। वह परफेक्ट ची गैदरिंग पिल्स की कीमत तय करता है और बाकी सामान को शाओ शानर के लिए कॉम्पेंसेशन मान लेता है, क्योंकि उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। वह साफ कहता है कि सेक्ट में फेलो डिसाइपल्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि ताकत के बल पर दूसरों को दबाना चाहिए। शेन मेंग्याओ भी मानती हैं कि आउटर सेक्ट में यह घटना उनकी ओवरसाइट की वजह से हुई और वो आगे मैनेजमेंट को और सख्त करेंगी। वो ये भी बताती हैं कि शाओ शानर की मां और बहन को फिलहाल चिंगजो के शेन परिवार में सुरक्षित रखा गया है। शाओ शानर इस मदद के लिए शेन एल्डर और लिन युआन दोनों की आभारी होती है। इसके बाद लिन युआन शाओ शानर और शिंग्याओ को लेकर शाओ बंबू पीक लौटता है। वह दोनों को पीक पर रहने की जगह चुनने के लिए कहता है और खुद अपनी मास्टर से मिलने चला जाता है। लेंग लियुए से मिलकर लिन युआन इस पूरी घटना के लिए माफी मांगता है कि उसने उन्हें परेशानी दी, लेकिन उसकी मास्टर कहती हैं कि उसने सिर्फ अपने ट्रू डिसाइपल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसे परेशानी नहीं कहा जा सकता। फिर लेंग लियुए उसे एक गंभीर सलाह देती हैं। उसकी स्पिरिट रूट पहले से कमजोर है, इसलिए अगर वो कल्टीवेशन के रास्ते पर लंबा सफर तय करना चाहता है तो उसे अपना ध्यान कल्टीवेशन पर रखना होगा और महिलाओं के मामलों में जरूरत से ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। लिन युआन तुरंत स्पष्ट करता है कि शाओ शानर और शिया शिंग्याओ के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह साफ है और उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की। लेंग लियुए कहती हैं कि ये उसकी निजी जिंदगी है और वो उसमें दखल नहीं देंगी, बस उसे खुद अपनी सीमा समझकर चलना होगा। इसके बाद लिन युआन वापस आता है। शाओ शानर उसका इंतजार कर रही होती है। वो आज की मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है, न सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए बल्कि उसकी मां और बहन को भी सुरक्षित करवाने के लिए। लिन युआन कहता है कि उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, इस पूरे मामले में उसका भी कुछ संबंध था, इसलिए उसकी मदद करना स्वाभाविक था। फिर वो बताता है कि अगले कुछ दिनों में वो कुछ परफेक्ट सी गैदरिंग पिल्स तैयार करेगा और शाओ शानर उन्हें आउटर सेक्ट में बेच सकती है। लिन युआन ने दोनों से कहा कि वह लगातार ज्यादा पिल्स तैयार करेगा। वे दोनों उन्हें आउटर सेक्ट में बेच सकती हैं और उससे मिलने वाला प्रॉफिट उनकी कल्टीवेशन के लिए काफी होगा। शिया शिंग्याओ और शाओ शानर दोनों ही लिन युआन की मदद का बदला चुकाना चाहती थीं। आखिरकार उन्होंने इतनी सारी मदद ली थी कि अब वे सिर्फ बैठे बैठे उसका फायदा नहीं उठाना चाहती थीं। लिन युआन ने उनकी बात मान ली और कहा कि अगर वे सच में कुछ करना चाहती हैं तो उसके कमरे की सफाई जैसे छोटे मोटे काम कर सकती हैं। इससे उनकी कल्टीवेशन भी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। इसके बाद लिन युआन अपने सिस्टम से मिले कल्टीवेशन और फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म के मेडिसिनल मटीरियल्स को देखता है। उसके पास काफी रिसोर्सेज जमा हो चुके थे। उसका अगला प्लान साफ था। पहले ची रिफाइनिंग रियल्म की पिल्स बेचनी है, फिर शिया शिंग्याओ और शाओ शियानर उस पैसे से उसके लिए 1000 फन ची गैदरिंग पिल्स के मटेरियल्स खरीद कर लाएंगी। लिन युआन तुरंत एल्केमी शुरू कर देता है। एक फर्नेस से ही दर्जनों पिल्स निकल आती हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उनमें एक भी लो ग्रेड या मिडिल ग्रेड पिल नहीं थी। सारी पिल्स या तो हाई ग्रेड थीं या फिर परफेक्ट क्वालिटी के बेहद करीब। दोनों लड़कियां भी उसकी एल्केमी टैलेंट देखकर हैरान रह जाती हैं। लिन युआन उन्हें पिल्स आउटर सेक्ट में बेचने के लिए देता है। वो कहता है कि पहले वहां का बाइंग प्राइस पता कर लेना और फिर थोड़ा मार्कअप लगाकर बेचना। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले वो दोनों अपने पास रख सकती हैं।
साथ ही वो याद दिलाता है कि वापस आते समय उसके लिए 1000 फन चिया गैदरिंग पिल्स के मटेरियल्स जरूर खरीदना। लेकिन दोनों फिर वही करने लगती हैं। वे प्रॉफिट लेने से मना कर देती हैं। उनका कहना था कि पिल्स लिन युआन ने मेहनत करके बनाई हैं, इसलिए पूरा पैसा उसी का होना चाहिए। वे तो सिर्फ उन्हें बेचने का काम कर रही हैं। लिन युआन अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। अगर शाओ शानर भी पूरी तरह सेल्फलेस बन गई तो सिस्टम से मिलने वाला रिटर्न बोनस आखिर आएगा कहां से? इसलिए वो साफ कह देता है कि अगर वे उसकी मदद का कोई हिस्सा नहीं लेंगी तो वो भविष्य में उन्हें कोई काम ही नहीं देगा। आखिरकार दोनों मान जाती हैं। उधर लिन युआन अपनी कल्टीवेशन भी लगातार जारी रखता है। वह अब खी रिफाइनिंग 7 लेवल पर पहुंच चुका था और उसे पता था कि नए डिसाइपल्स के बीच यह लेवल काफी अच्छा है। लेकिन टाइशुअन सेक्ट में प्रतिभाशाली डिसाइपल्स की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना चाहता था। उसका लक्ष्य अब साफ था, जल्द से जल्द छियाई रिफाइनिंग ग्रेड परफेक्शन तक पहुंचना और फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी करना। इसी दौरान एक छोटी सी घटना भी होती है। एक डिसाइपल के पास से पिल गिर जाती है। लिन युआन उसे उठाकर वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला डिसाइपल तुरंत कह देता है कि वो उसकी पिल नहीं है, बल्कि लिन युआन की स्लीव से गिरी है। लिन युआन समझ जाता है कि टाइशुअन सेक्ट के ज्यादातर डिसाइपल्स सच में काफी डिसिप्लिन्ड और हॉनेस्ट हैं। कोई भी आसानी से किसी दूसरे की चीज नहीं लेना चाहता। वह सोचता है कि शायद उसकी किस्मत ही अच्छी थी कि शुरुआत में उसे शाओ शानर जैसी अलग सिचुएशन वाली लड़की मिल गई, जिसकी वजह से उसके सिस्टम को लगातार रिटर्न रिवॉर्ड्स मिलते रहे। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसका यह रिटर्न बेबी उससे दूर जाने वाला है। फिर वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी के बारे में सोचता है। उसकी स्पिरिट रूट कमजोर थी, इसलिए फाउंडेशन बिल्डिंग उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। उसे जल्द से जल्द फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल तैयार करनी होगी। तभी उसकी मास्टर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। आज शाओ बैम्बू पीक पहली बार सेक्ट की बड़ी रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने वाला था। लिन युआन को उनके साथ जाकर नए प्रतिभाशाली डिसाइपल्स देखने थे। शायद उनमें से किसी को शाओ बैम्बू पीक का नया डिसाइपल बनाया जा सके। जब वे रिक्रूटमेंट एरिया में पहुंचते हैं तो लिन युआन पहली बार हेवन असेंशन लैडर को देखता है। यह एक स्पेशल टेस्ट था जिससे नए डिसाइपल्स की डाउ हार्ट और नेचुरल टैलेंट को परखा जाता था। जो कैंडिडेट लैडर का 1/3 हिस्सा पूरा कर लेता उसे सर्वेंट डिसाइपल बनने का मौका मिलता। 2/3 तक पहुंचने वालों को आउटर डिसाइपल बनाया जा सकता था। जो लगभग अंत तक पहुंच जाते उन्हें किसी एल्डर की नजर पड़ने पर इनर डिसाइपल बनने का मौका मिलता। लेकिन जो पूरी लैडर पर चढ़कर टॉप तक पहुंच जाए उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता था। किसी पीक मास्टर की नजर उस पर पड़ सकती थी और उसे सीधे ट्रू डिसाइपल बनाया जा सकता था। हालांकि इसके बाद भी स्पिरिट रूट की दोबारा जांच जरूरी थी। रिक्रूटमेंट के दौरान कई पीक मास्टर्स और ट्रू डिसाइपल्स वहां पहुंच चुके थे। लिन युआन को भी दूसरी पीक्स के ट्रू डिसाइपल्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कुछ ट्रू डिसाइपल्स उसके बारे में पहले से सुन चुके थे, खासकर उसकी स्पिरिट रूट को लेकर काफी रूमर्स थे। सबको पता था कि कहा जाता है कि लिन युआन की स्पिरिट रूट सिर्फ येलो ग्रेड, लो ग्रेड है। एक डिसाइपल उससे सीधे इस बारे में पूछ भी लेता है। लिन युआन बिना किसी झिझक के सच बता देता है। वो मानता है कि उसकी स्पिरिट रूट वास्तव में येलो ग्रेड, लो ग्रेड ही है और वो सिर्फ अपनी मास्टर की नजर पड़ने की वजह से ट्रू डिसाइपल बन पाया। लेकिन उसके मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसे अपनी स्पिरिट रूट से ज्यादा अपने सिस्टम पर भरोसा था। इसी बीच कुछ डिसाइपल्स उसके बारे में मजाक भी करने लगते हैं। किसी को लगता है कि उसे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। लिन युआन भी जवाब देता है कि वो भले ही सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय से सेक्ट में हो, लेकिन उसकी कल्टीवेशन की रिफाइनिंग 3rd लेवल से की रिफाइनिंग 9th लेवल तक पहुंच चुकी है। फिर भी वो ये भी स्वीकार करता है कि उसकी स्पिरिट रूट कमजोर होने की वजह से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। अगर वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में फेल हो गया तो उसे डर रहेगा कि उसने अपनी मास्टर की उम्मीदों को निराश कर दिया। उसकी बात सुनकर बाकी ट्रू डिसाइपल्स भी समझने लगते हैं कि लिन युआन की स्पीड सामान्य नहीं है। तभी हेवन असेंशन लैडर का टेस्ट शुरू हो जाता है। लिन युआन की नजर कैंडिडेट्स पर होती है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद इन नए लोगों में से कोई उसका अगला रिटर्न बेबी बन सके। कुछ ही समय बाद पहला ग्रुप लैडर की परीक्षा पूरी करता है। कुल 3 कैंडिडेट्स टॉप तक पहुंच जाते हैं, 2 पुरुष और 1 लड़की। जब उनकी स्पिरिट रूट जांची जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक लड़की की स्पिरिट रूट अर्थ ग्रेड, हाई ग्रेड निकलती है। यह बेहद रेयर टैलेंट था। लिन युआन की मास्टर, कोल्ड पीक मास्टर, तुरंत उस लड़की को चुन लेती हैं। दूसरी तरफ बची हुई 2 प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स की स्पिरिट रूट अर्थ ग्रेड, लो ग्रेड निकलती है। लिन युआन की मास्टर बिना किसी हेजिटेशन के दोनों को शाओ बैम्बू पीक के लिए चुन लेती हैं। लिन युआन हैरान रह जाता है। उसकी मास्टर घोषणा करती हैं कि उनमें से एक अब शाओ बैम्बू पीक की 2nd ट्रू डिसाइपल होगी। नई डिसाइपल अपना परिचय देती है। उसका नाम जाओ च्यानजिया है। वो लिन युआन को देखकर तुरंत समझ जाती है कि वो उसका सीनियर ब्रदर है, लेकिन उसके मन में यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं होती कि उसकी स्पिरिट रूट उससे कहीं बेहतर होने के बावजूद उसे एक येलो ग्रेड, लो ग्रेड स्पिरिट रूट वाले व्यक्ति को अपना सीनियर ब्रदर मानना पड़ेगा। वो अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है।
कुछ दूसरे डिसाइपल्स भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका कहना था कि इतनी कमजोर स्पिरिट रूट वाला व्यक्ति आखिर कैसे फर्स्ट ट्रू डिसाइपल बन सकता है। लिन युआन चुप रहता है, लेकिन जियान गैंग पीक के एक डिसाइपल की बातें हद पार कर जाती हैं। वो सीधे कोल्ड पीक मास्टर के सामने सवाल उठाने लगता है कि इतनी कमजोर स्पिरिट रूट वाले व्यक्ति को फर्स्ट ट्रू डिसाइपल क्यों बनाया गया। कोल्ड पीक मास्टर तुरंत अपना दबदबा दिखाती हैं। वो पूछती हैं कि क्या किसी इनर डिसाइपल को उनके डिसाइपल्स चुनने की अनुमति देनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो आगे से वो हर बार डिसाइपल चुनने से पहले उसकी अप्रूवल लेने आएंगी। वो डिसाइपल तुरंत डर जाता है और माफी मांगता है। कोल्ड पीक मास्टर उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो खुद जियान गैंग पीक जाकर उसके पीक मास्टर से बात करेंगी। फिर उसे वहां से चले जाने का आदेश देती हैं। लिन युआन अपनी मास्टर को देखकर मुस्कुराता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी मास्टर वास्तव में अपने डिसाइपल्स को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हैं। लिन युआन पूछता है कि जियान गैंग पीक के लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। कोल्ड पीक मास्टर बताती हैं कि असल समस्या उनके पीक मास्टर और उनके बीच पुराने विवाद की है। कभी जियान गैंग पीक के पीक मास्टर ने उनसे डाओ पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोल्ड पीक मास्टर ने साफ मना कर दिया था। बाद में उसी पीक मास्टर ने अपनी फर्स्ट ट्रू डिसाइपल को अपने भतीजे के साथ संबंध में बांधने की कोशिश की, लेकिन वो डिसाइपल तैयार नहीं थी। कोल्ड पीक मास्टर ने पहले से उस प्रतिभाशाली डिसाइपल को गाइड किया था, इसलिए वो मदद मांगने उनके पास आई। कोल्ड पीक मास्टर ने सेक्ट मास्टर से बात की और सेक्ट ने भी उस प्रतिभाशाली लड़की को जबरदस्ती उस रिश्ते में धकेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो डिसाइपल लिंग शाओ पीक में जाकर कल्टीवेशन करने लगी। यहीं से दोनों पीक मास्टर्स के बीच दुश्मनी शुरू हुई। लिन युआन समझ जाता है कि जियान गैंग पीक का पीक मास्टर सीधे उसकी मास्टर को टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए उसके डिसाइपल्स को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। कोल्ड पीक मास्टर उसे सावधान करती हैं कि सेक्ट के अंदर वे खुलकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर मिशंस के दौरान वो लोग उसके रास्ते में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लिन युआन कहता है कि वो सावधान रहेगा। इसके बाद उसकी मास्टर जाओ चांजिया को समझाती हैं। वो साफ कहती हैं कि भले ही उसकी स्पिरिट रूट लिन युआन से बेहतर हो, लेकिन लिन युआन उसका फर्स्ट ट्रू डिसाइपल है। ये फैसला पहले ही हो चुका है और भविष्य में भी नहीं बदलेगा। जाओ चियांजिया आखिरकार सिर झुकाकर स्वीकार करती है कि वो अपने सीनियर ब्रदर का सम्मान करेगी। हालांकि उसके मन में अभी भी कॉन्फिडेंस था कि येलो ग्रेड लो ग्रेड स्पिरिट रूट वाला लिन युआन ज्यादा लंबे समय तक कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। वह सोचती है कि शायद कुछ समय बाद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट भी उसके लिए मुश्किल होगा और वह खुद शाओ बैम्बू पीक की फर्स्ट ट्रू डिसाइपल बन जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे वापस जाना पड़ता है। इसके बाद लिन युआन अपनी नई जूनियर सिस्टर जाओ चियांजिया को शाओ बैम्बू पीक के रहने वाले क्षेत्र में लेकर जाता है। वह उसे बताता है कि ट्रू डिसाइपल्स के लिए यह पूरा क्षेत्र उपलब्ध है और वह अपनी पसंद का रेजिडेंस चुन सकती है। जाओ चियांजिया का एटीट्यूड अभी भी ठंडा था। लिन युआन समझ जाता है कि उसकी नई जूनियर सिस्टर शायद उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो ज्यादा सोचता नहीं। आखिरकार उसे पता था कि उसकी येलो ग्रेड लो ग्रेड स्पिरिट रूट देखकर किसी प्रतिभाशाली डिसाइपल का उसे सीनियर ब्रदर मानना आसान नहीं होगा। फिर भी वो अपनी तरफ से एक छोटा गिफ्ट देता है। वो जाओ चांजिया को कुछ हाई ग्रेड छी गैदरिंग पिल्स देता है और कहता है कि ये उसकी तरफ से छोटी सी गुडविल है। अगर आगे किसी चीज की जरूरत हो तो वो सीधे अपने सीनियर ब्रदर के पास आ सकती है। जाओ चियांजिया पिल्स देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड ज्यादा नहीं बदलता। वो सोचती है कि शायद ये पिल्स भी उसकी मास्टर द्वारा दिए गए रिसोर्सेज से आई होंगी। वो धन्यवाद देती है और अपने कमरे में कल्टीवेशन करने चली जाती है, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। लिन युआन द्वारा दी गई 10 हाई ग्रेड छी गैदरिंग पिल्स के साथ कुछ और मेडिसिनल पिल्स को भी सिस्टम ट्रांजैक्शन मान लेता है। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है, होस्ट हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ, और इस बार उसे मिलता है 80 बाई क्रिटिकल रिटर्न रिवॉर्ड। लिन युआन को एक साथ कई पावरफुल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हाई ग्रेड छी गैदरिंग पिल्स, हाई ग्रेड हीलिंग पिल्स और हाई ग्रेड डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स। लिन युआन अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शाओ शानर के सुधरने के तुरंत बाद अब जाओ शांजिया शायद उसका नया रिटर्न बेबी बन सकती है। वो तो सोच रहा था कि शायद उसे खुद जियान गैंग पीक जाकर किसी को तलाशना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम ने नया टारगेट खुद उसके सामने ला दिया था। लिन युआन मन ही मन जाओ शांजिया के लिए सोचता है, उसे बस थोड़ा और मजबूत बनना है और थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड रखना है, तभी आगे से शायद उसके लिए लगातार रिटर्न रिवॉर्ड्स आते रहेंगे। इसके बाद लिन युआन मिले हुए नए रिवॉर्ड को देखता है। लिन युआन को मिली स्पिरिट ऑरिजिन टेक्निक कोई साधारण हीलिंग टेक्निक नहीं थी। इसे ची रिफाइनिंग रियल्म से ही सीखा जा सकता था, और जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ती इसकी हीलिंग एबिलिटी भी और मजबूत होती जाती। बाहरी चोटों के साथ साथ इंटरनल इंजरीज और डिसऑर्डर्ड ची को ठीक करने में भी ये बेहद प्रभावी थी। यहां तक कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट और गोल्डन कोर रियल्म में भी इसका इस्तेमाल जारी रखा जा सकता था। लिन युआन सोचता है कि काश उसने जाओ शांजिया को थोड़ा और सामान दिया होता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर जाओ शांजिया आगे भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करती रही तो उसके पास रिटर्न रिवॉर्ड्स हासिल करने के और भी कई मौके होंगे। अब उसे सिस्टम के नियम भी समझ आने लगे थे। उसे मिलने वाला रिटर्न रिवॉर्ड काफी हद तक इस बात से जुड़ा था कि उसने सामने वाले को क्या दिया।
इसलिए अगली बार वो जानबूझकर वही चीजें देगा जिनकी उसे खुद जरूरत है। उधर शिया शिंग्याओ और शाओ शानेर अभी भी शाओ बाम्बू पीक में अपने सामान को व्यवस्थित कर रही थीं। लिन युआन अचानक शिया शिंग्याओ से उसके परिवार के बारे में पूछता है। शिंग्याओ बताती है कि शिंगजाओ सिटी में उनके परिवार के अभी भी कई दर्जन लोग हैं। वे लोग छोटे मोटे गार्ड मिशंस लेते हैं, बाहर जंगलों में मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढते हैं और कभी कभी डिमोनिक बीस्ट्स का शिकार करके किसी तरह अपना गुजारा चलाते हैं। लिन युआन को इसी से एक नया विचार आता है। शाओ बैम्बू पीक अभी नया था। अगर भविष्य में डिसाइपल्स की संख्या बढ़ती है तो सिर्फ सेक्ट से मिलने वाले रिसोर्सेज पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। बाकी 8 पीक्स के पास पहले से अपने अपने इंडस्ट्रीज और इनकम सोर्सेज थे। डैन पीक मेडिसिनल हर्ब्स और पिल्स के बिजनेस में मजबूत था। वहां कुछ डिसाइपल्स केवल स्पिरिचुअल हर्ब्स उगाते थे, जबकि दूसरे एल्केमी में लगे रहते थे। बीस्ट पीक बीस्ट टेमिंग में प्रसिद्ध था। हेवन पैलेस पीक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में, प्रोफाउंड फॉर्मेशन पीक फॉर्मेशन और अरेज में। इन 4 पीक्स के पास इतने मजबूत बिजनेस थे कि वे पूरे सेक्ट के सबसे अमीर पीक्स में गिने जाते थे। जेड पीक क्लोथिंग और डिफेंसिव इक्विपमेंट जैसी चीजों का व्यापार करता था। लिंगशाओ पीक लगभग हर तरह के बिजनेस में शामिल था। वहीं एस्ट्रोनॉमी पीक हेवनली सीक्रेट्स की कैलकुलेशन और फॉर्चून प्रेडिक्शन में माहिर था। कई फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें पैसे देकर भविष्य और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सलाह लेते थे। इसके मुकाबले सबसे गरीब पीक्स में जियानगैंग पीक और नया बना शाओ बैम्बू पीक थे। लिन युआन समझ जाता है कि लगभग हर प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री पहले ही दूसरे पीक्स के हाथ में जा चुकी है। वो सोचता है कि शायद टैलिस्मन्स का बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन पता चलता है कि कई पीक्स पहले से ही टैलिस्मन बिजनेस में मौजूद हैं। ऊपर से टैलिस्मान्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से इमरजेंसी में होता है। कोई कल्टीवेटर रोज रोज पावरफुल टैलिस्मान इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उनका कंजम्पशन भी बहुत तेज नहीं है। अब लिन युआन के सामने एक नई समस्या थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ऑक्शन हाउस! शाओ बैम्बू पीक अपनी खुद की ऑक्शन हाउस खोल सकता था। शिया शिंग्याओ तुरंत बताती है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन ऑक्शन हाउस चलाने के लिए 2 चीजें जरूरी होंगी, पावर और रेप्यूटेशन। पावर इसलिए कि कस्टमर्स और ऑक्शन आइटम्स की सुरक्षा की जा सके, और रेप्यूटेशन इसलिए कि बड़े बायर्स भरोसा करके वहां आए। शाओ बैम्बू पीक के पीछे उनकी पीक मास्टर जैसी शक्तिशाली कल्टीवेटर थीं, इसलिए सिक्योरिटी की समस्या ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन चिंगझो सिटी में पहले से कई ऑक्शन हाउसेज मौजूद थे, कुछ तो सैकड़ों वर्षों से चल रहे थे। उनके पास पहले से लॉयल कस्टमर्स और मजबूत रेप्यूटेशन थी, इसलिए नए ऑक्शन हाउस को वहां टिकाना आसान नहीं होगा। लिन युआन पूछता है कि अगर वो ऐसी चीज ऑक्शन करे जिसे कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं करा सकता तो क्या होगा। फिर वो सबके सामने एक परफेक्ट सी गैदरिंग पिल निकालता है। सब लोग चौंक जाते हैं। लिन युआन बताता है कि उसकी एल्केमी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि परफेक्ट क्वालिटी पिल्स बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर वो ऑक्शन हाउस की पहली ऑक्शन में परफेक्ट पिल्स को मुख्य अट्रैक्शन बनाए तो शायद पूरे चिंगजो सिटी के पावरफुल फैमिलीज और टैलेंटेड डिसाइपल्स को वहां खींचा जा सकता है। शिया शिंग्याओ समझ जाती है कि परफेक्ट ची गैदरिंग पिल्स भले ही ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स के लिए हों, लेकिन बड़े फैमिलीज के टैलेंटेड हेयर्स के लिए ये बेहद वैल्यूएबल हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक दिन की बढ़त भी बहुत मायने रखती है। अगर कोई जीनियस एक दिन पहले ब्रेक थ्रू कर जाए तो वो आगे और रिसोर्सेज हासिल कर सकता है और बाकी लोगों से और आगे निकल सकता है। इसलिए अगर शाओ बम्बू पीक लगातार परफेक्ट पिल्स उपलब्ध करा सके तो ऑक्शन हाउस को कस्टमर्स की कमी नहीं होगी। लिन युआन फिर कहता है कि अगर वे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म की परफेक्ट पिल्स भी ऑक्शन में ला सकें तो इम्पैक्ट और भी बड़ा होगा। उसके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वो सीधे अपनी मास्टर के पास जाकर पूरी योजना बताता है। कोल्ड पीक मास्टर उसकी बात सुनकर खुश होती हैं। वो मानती हैं कि शाओ बाम्बू पीक को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए अपनी इनकम सोर्स की जरूरत है। अब तक उनका ध्यान मुख्य रूप से कल्टीवेशन पर था, इसलिए वे इस तरह के मैटर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थीं। लेकिन अब जब लिन युआन खुद जिम्मेदारी लेना चाहता था तो वो उसे पूरी फ्रीडम दे देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह शुरुआती इन्वेस्टमेंट के लिए उसे 5000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी देती हैं। लिन युआन समझ जाता है कि अपनी जगह मजबूत करने के लिए उसे सिर्फ सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे सेक्ट के सामने भी वास्तविक अचीवमेंट्स दिखानी होंगी। अगर वह शाओ बम्बू पीक को आर्थिक रूप से मजबूत बना देता है तो भविष्य में कोई भी उसे सिर्फ कमजोर स्पिरिट रूट वाला लकी डिसाइपल कहकर नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एक बड़ी घटना होती है। लिन युआन एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल तैयार कर रहा था। एल्केमी के दौरान अचानक असामान्य एनर्जी फ्लक्चुएशन पैदा होती है। उसकी मास्टर तुरंत वहां पहुंच जाती हैं। कमरे में पहुंचते ही उनकी नजर परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल पर पड़ती है। वह खुद भी हैरान रह जाती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतनी जल्दी परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बना पाएगा। लिन युआन इसे सिर्फ अपनी किस्मत बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मास्टर तुरंत समझ जाती हैं कि ऐसी हाई क्वालिटी पिल का न्यूज बाहर निकलना परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने पहले ही माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करके आसपास के इलाके को सील कर दिया था। वो लिन युआन को सख्त वार्निंग देती हैं कि आगे जब भी वो ऐसी हाई क्वालिटी पिल्स बनाए तो पहले प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन जरूर एक्टिवेट करे।
लिन युआन पूछता है कि क्या परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनाना इतना बड़ा सीक्रेट है। उसकी मास्टर समझाती हैं कि ताइशुआन सेक्ट भले ही एक राइचस सेक्ट है और कोई खुलेआम उसकी पिल्स छीनने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी परेशानी बहुत होगी। अगर लोगों को पता चल गया कि लिन युआन परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बना सकता है, तो सेक्ट के अंदर और बाहर से काउंटलेस लोग उससे पिल्स खरीदने या मांगने लगेंगे। कई सीनियर कल्टीवेटर्स अपने जूनियर्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और लिन युआन को मजबूरी में अपनी पिल्स छोड़नी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी कीमत उसका समय होगा। उसकी मास्टर बताती हैं कि वो पहले से सोच रही थीं कि अगर लिन युआन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में फेल हुआ तो वो अपने मास्टर यानी लिन युआन के ग्रैंड मास्टर के पास जाकर कोई रेयर ट्रेजर मांगेंगी, जिससे उसकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की संभावना बढ़ सके। लेकिन अब इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। लिन युआन खुद ये समस्या हल कर चुका था। फिर उसकी मास्टर उससे कहती हैं कि अगर वो भविष्य में और परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बना सके तो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद कुछ पिल्स उन्हें भी दे। वो उन पिल्स को ग्रैंड मास्टर और दूसरे पीक मास्टर्स के पास ले जाकर ऐसे ट्रेजर्स के बदले एक्सचेंज करेंगी जो भविष्य में लिन युआन को गोल्डन कोर रियल्म तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अगर इतना भी पर्याप्त नहीं हुआ तो वो किसी सीक्रेट रियल्म में जाकर ऐसा ट्रेजर खोजेंगी जो उसकी स्पिरिट रूट को इंप्रूव कर सके और उसके गोल्डन कोर ब्रेक थ्रू की संभावना बढ़ा सके। लिन युआन ये सुनकर भीतर से बेहद प्रभावित होता है। उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी मास्टर उसे सिर्फ नाम के लिए ट्रू डिसाइपल नहीं मानती, वह वास्तव में उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन को लेकर गंभीर थीं। मास्टर साफ कहती हैं कि लिन युआन की वर्तमान स्पिरिट रूट के साथ नैसेंट सोल रियल्म तक पहुंचना बेहद कठिन होगा, लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता और रिसोर्सेज लगाकर भी उसे कम से कम गोल्डन कोर रियल्म तक पहुंचाने में मदद करेंगी। लिन युआन दिल से उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद उसकी मास्टर उसे ताइशुआन सेक्ट की स्पेशल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड देती हैं। यह टेक्निक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझाती थी। किस समय स्पिरिचुअल पावर कैसे सर्कुलेट करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और ब्रेक थ्रू के दौरान किन गलतियों से बचना है। लिन युआन समझ जाता है कि बड़े सेक्ट में शामिल होने का असली फायदा क्या है। उसे अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए सही गाइडेंस मिल चुकी थी, लेकिन उसकी मास्टर के जाने के बाद भी वो रुकता नहीं। वह लगातार एल्केमी जारी रखता है। इसी बीच दूसरी तरफ उसकी जूनियर सिस्टर भी अपनी मास्टर से बात करती है। वो बताती है कि उसकी अपनी कल्टीवेशन अब खी रिफाइनिंग नॉर्थ लेवल पर पहुंच चुकी है और वह जल्द ही ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच सकती है। उसका कहना था कि लगभग 1 महीने में वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अटेम्प्ट कर सकती है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक और मकसद था। वो चाहती थी कि उसकी मास्टर शायद लिन युआन और उसके बीच की पोजीशन पर दोबारा विचार करें, क्योंकि उसके मन में अब भी यही बात थी कि उसकी स्पिरिट रूट बहुत बेहतर है और शायद लिन युआन की कमजोर स्पिरिट रूट उसके लिए कल्टीवेशन में बाधा बनेगी। लेकिन कोल्ड पीक मास्टर बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। वो साफ कहती हैं, अगर लिन युआन ब्रेक थ्रू के लिए तैयार है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। हर डिसाइपल को अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो अपनी नई डिसाइपल को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मेथड भी सिखाती हैं। साथ ही उसे कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर लिन युआन से कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स ले सकती है, ताकि ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल मोमेंट पर कोई समस्या ना आए। लिन युआन के पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जूनियर सिस्टर ये देखकर और भी असहज हो जाती है कि उसकी मास्टर इतने महत्वपूर्ण रिसोर्सेज भी फर्स्ट सीनियर ब्रदर के पास रखने को तैयार है। उधर लिन युआन ने अपने सारे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर लिया था। इस बार उसकी एल्केमी का परिणाम और भी चौंकाने वाला था। उसने कुल 100 परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स तैयार कर लीं। बाकी सारी पिल्स भी टॉप क्वालिटी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स थीं। अब लिन युआन ने आखिरकार फैसला कर लिया था। वो और इंतजार नहीं करेगा। वो सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए कल्टीवेशन में बैठ जाता है। इस बार उसके पास साधारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल थी जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में लगभग लेजेंड जैसी चीज मानी जाती थी। जैसे ही लिन युआन पिल का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू शुरू करता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बदलने लगती है और कुछ ही समय बाद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सफल हो जाता है। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कारण उसके आसपास एक जबरदस्त फिनोमिनॉन पैदा हो जाता है। यह साफ संकेत था कि लिन युआन ने परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर लिया था। लिन युआन खुद भी हैरान था। उसे पहले लगता था कि उसकी कमजोर स्पिरिट रूट के कारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करना ही मुश्किल होगा, लेकिन परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो गई थी कि वो उसकी मास्टर जैसे टॉप टियर जीनियस की फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन के बराबर पहुंच चुकी थी। लिन युआन अंदाजा लगाता है कि इसमें शायद स्वॉलोइंग शी टेक्निक का भी योगदान था। किसी भी हालत में यह उसके लिए जबरदस्त सरप्राइज था। अब अगर उसे हेवन ग्रेड स्पिरिट रूट वाले किसी जीनियस कल्टीवेटर के सामने भी लड़ना पड़े तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में वो पूरी तरह असहाय नहीं रहेगा। उधर शाओ बैम्बू पीक पर यह विशाल फिनोमेनन देखकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शिया शिंग्याओ और शाओ शानर तुरंत समझ जाती हैं कि ब्रेक थ्रू करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सीनियर ब्रदर लिन युआन है। उधर लिन युआन की मास्टर भी वहां पहुंच जाती हैं।
वो अपने डिसाइपल की परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट देखकर बेहद खुश होती हैं। वो बताती हैं कि इतनी मजबूत फाउंडेशन भविष्य में उसके गोल्डन कोर ब्रेक थ्रू की संभावना को काफी बढ़ा देगी। लिन युआन हमेशा की तरह इसे अपनी किस्मत बताकर टाल देता है, लेकिन उसकी मास्टर भी मानती हैं कि परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल का अस्तित्व ही अविश्वसनीय है। इतिहास में ऐसी पिल कभी दिखाई ही नहीं दी थी। यहां तक कि जब उसकी मास्टर खुद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कर रही थीं, तब पूरे सेक्ट की ताकत लगाने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक टॉप क्वालिटी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल नहीं मिल पाई थी। और आज लिन युआन के पास ऐसी पिल थी जो परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करा सकती थी। इस बीच बाकी डिसाइपल्स भी उसके ब्रेक थ्रू को लेकर चर्चा करने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था, एक येलो ग्रेड लोअर रैंक स्पिरिट रूट वाला कल्टीवेटर परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कैसे कर सकता है? नई जूनियर सिस्टर के मन में भी यही सवाल घूम रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और भावना पैदा हो चुकी थी, प्रेशर। उसे डर था कि अगर लिन युआन पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कर चुका है तो अब वह खुद उससे पीछे रह जाएगी। फिर भी वह खुद को समझाती है कि उसके पास अर्थ ग्रेड अपर रैंक स्पिरिट रूट है। अगर वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कर लेती है तो शायद अपनी सुपीरियर टैलेंट के दम पर बाद में लिन युआन को पीछे छोड़ सकती है। इसलिए वह खुद को शांत करती है और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देने का फैसला करती है। लिन युआन की मास्टर भी उसे समझाती हैं कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी फाउंडेशन को पूरी तरह स्टेबलाइज करना जरूरी है। इसके बाद जूनियर सिस्टर लिन युआन के पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल लेने आती है। लिन युआन उसे देखते ही समझ जाता है, ये उसकी नई रिटर्न रिवॉर्ड टारगेट है। वो इस बार बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अगर वो ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज एक साथ देगा तो शायद सिस्टम से मिलने वाला रिवॉर्ड भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन जब वो पूछता है तो पता चलता है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स खत्म हो चुकी हैं। नई जूनियर सिस्टर थोड़ी निराश होती है और वापस जाने लगती है। लिन युआन को उसका एटीट्यूड पसंद आता है। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसी ही होनी चाहिए उसकी रिटर्न रिवॉर्ड कैंडिडेट। फिर वो शिया शिंग्याओ और शाओ शानर से कहता है कि वे दोनों अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से शी रिफाइनिंग ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचाएं, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बची हुई थीं और वह उन्हें बाहर बेचने वाला नहीं था। वो पहले अपनी दोनों जूनियर सिस्टर्स को उनका इस्तेमाल करने देगा। दोनों ये सुनकर बेहद खुश हो जाती हैं। उनके लिए इतनी प्रेशियस पिल्स पाना लगभग सपना था। लेकिन लिन युआन के लिए यह सिर्फ जेनरोसिटी नहीं थी, वो सिस्टम के अगले रिटर्न रिवॉर्ड की तैयारी भी कर रहा था। इसी बीच डैन पीक की पीक मास्टर खुद शाओ बैम्बू पीक पर आती हैं। वो लिन युआन की मास्टर से मिलने आई थीं। उनके पास एक खास रिक्वेस्ट थी। हाल ही में सेक्ट में बड़ी मात्रा में टॉप क्वालिटी और परफेक्ट क्वालिटी पिल्स दिखाई दे रही थीं। डैन पीक को पता चल चुका था कि इन पिल्स के पीछे लिन युआन का हाथ है। डैन पीक मास्टर को लगता है कि इतनी जबरदस्त एल्केमी टैलेंट को शाओ बैम्बू पीक में सिर्फ कल्टीवेशन करवाना एक तरह की बर्बादी है। वो चाहती थीं कि लिन युआन को डैन पीक में भेज दिया जाए। वो प्रॉमिस करती हैं कि उसे ट्रू डिसाइपल के बराबर रिसोर्सेज मिलेंगे और वो खुद उसकी एल्केमी एजुकेशन संभालेंगी। लेकिन कोल्ड पीक मास्टर साफ मना कर देती हैं। वह बताती हैं कि लिन युआन के परिवार की पुरानी हिस्ट्री उनके परिवार से जुड़ी है। लिन परिवार की तरफ से उनके परिवार पर कभी बहुत बड़ा एहसान हुआ था और अब लिन युआन उस परिवार की आखिरी संतान है, इसलिए वो उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती हैं। उन्हें डर है कि अगर लिन युआन पूरी तरह एल्केमी में लग गया तो वो अपनी कल्टीवेशन को नजरअंदाज कर देगा और उसकी कमजोर स्पिरिट रूट के कारण शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही उसकी जर्नी रुक जाए। डैन पीक मास्टर फिर उसे समझाती हैं कि येलो ग्रेड लोअर रैंक स्पिरिट रूट के साथ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लगभग उसकी लिमिट है। लेकिन कोल्ड पीक मास्टर इससे सहमत नहीं होती। वो कहती हैं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसी ट्रेजर्स मौजूद हैं जो कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती गोल्डन कोर रियम तक पहुंचा सकती हैं, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वह लिन युआन के लिए ऐसी ट्रेजर खोजने की कोशिश करेगी। डैन पीक मास्टर आखिरकार एक आखिरी कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि अगर लिन युआन डैन पीक में आ जाए तो वो अपने सभी अवेलेबल रिसोर्सेज लगाकर उसे गोल्डन कोर रियम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन तभी कोल्ड पीक मास्टर एक ऐसी बात कहती हैं जिससे डैन पीक मास्टर पूरी तरह स्टन्ड रह जाती हैं। लिन युआन ने परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर लिया है। डैन पीक मास्टर को यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत पूछती हैं, एक येलो ग्रेड लोअर रैंक स्पिरिट रूट वाला कल्टीवेटर परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कैसे कर सकता है? कोल्ड पीक मास्टर बिना कुछ कहे एक पिल निकालती हैं। डैन पीक मास्टर की नजर जैसे ही उस पिल पर पड़ती है वो स्तब्ध रह जाती हैं। ये थी परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल, एक ऐसी पिल जो अब तक सिर्फ थियोरी में मौजूद मानी जाती थी। इतिहास में किसी एल्केमिस्ट ने इसे वास्तव में बनाने में सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन अब ये उनके सामने मौजूद थी। डैन पीक मास्टर समझ जाती हैं कि लिन युआन की एल्केमी टैलेंट कितनी असाधारण है। अगर उसे ठीक से ट्रेन किया गया तो भविष्य में वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का टॉप टियर एल्केमिस्ट बन सकता है। उसकी वजह से सिर्फ डैन पीक ही नहीं बल्कि पूरा टैशुअन सेक्ट फायदा उठा सकता था। लेकिन कोल्ड पीक मास्टर फिर भी अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती।
वह कहती हैं कि अगर सेक्ट को पता चल गया कि लिन युआन परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बना सकता है तो उस पर इतना प्रेशर डाला जाएगा कि उसकी कल्टीवेशन प्रभावित हो सकती है। वह चाहती हैं कि लिन युआन शांत वातावरण में रहे। डैन पीक मास्टर आखिरकार उसकी बात समझ जाती हैं, लेकिन वह एक शर्त रखती हैं। वह समय समय पर खुद शाओ बैम्बू पीक आएंगी और लिन युआन को एल्केमी की एडवांस्ड नॉलेज सिखाएंगी। कोल्ड पीक मास्टर इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक और बड़ा नेगोशिएशन शुरू होता है। कोल्ड पीक मास्टर पूछती हैं कि क्या एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के बदले 10,000 ईयर स्पिरिट मैरो फ्लूइड मिल सकता है। डैन पीक मास्टर लगभग चौंक जाती हैं। 10,000 ईयर स्पिरिट मैरो फ्लूइड बेहद दुर्लभ ट्रेजर था। डैन पीक 10 वर्षों में भी सिर्फ कुछ बूंदें जमा कर पाती थीं। पूरी एक बकेट तो असंभव थी। आखिरकार वह ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी मात्रा देने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन तभी कोल्ड पीक मास्टर एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं। लिन युआन ने परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल खाने के बाद ही परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हासिल किया था। यह सुनकर डैन पीक मास्टर की आंखें चमक उठती हैं। अगर यह साबित हो गया कि परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल सीधे फाउंडेशन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है तो इसका मूल्य किसी गोल्डन कोर ट्रेजर से कम नहीं होगा। दोनों एक डील तय करती हैं। पहले परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल को किसी सूटेबल डिसाइपल पर टेस्ट किया जाएगा। अगर इससे सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की सक्सेस रेट बढ़ी तो एक छोटी मात्रा में स्पिरिट मैरो फ्लूइड मिलेगी। लेकिन अगर यह सच में फाउंडेशन की क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है तो बदले में पूरी एक ड्रॉप 10,000 ईयर स्पिरिट मैरो फ्लूइड दी जाएगी। डैन पीक मास्टर तुरंत अपने सेक्ट के ऐसे डिसाइपल को बुलाने का आदेश देती हैं जिसकी स्पिरिट रूट कम से कम हेवन ग्रेड अपर रैंक हो और जो जल्द फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करने वाला हो। उनके पास एक सूटेबल डिसाइपल था जिसे कम से कम मिडिल ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हासिल करने की पूरी संभावना थी। अब परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल का असली टेस्ट होने वाला था। उधर लिन युआन अपनी ऑक्शन हाउस की तैयारी आगे बढ़ाता है। वो अपने पास मौजूद 5,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स सिया शिंग्याओ को देता है। इससे ऑक्शन हाउस की जगह खरीदी जाएगी, डेकोरेशन और कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा और शुरुआती प्रमोशन भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा वो कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स भी देता है ताकि वहां पर्याप्त फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स सिक्योरिटी संभाल सकें। शिया शिंग्याओ के परिवार के लिए यह बहुत बड़ा अवसर था। उसे लगता है कि उनका परिवार अब लिन युआन के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकता है। लिन युआन भी कहता है कि अब वे सब एक ही परिवार की तरह हैं और उसे उनके भरोसे की जरूरत है। इसके बाद वह एल्डर शेन से मिलता है। वह उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने शिया शिंग्याओ के परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिर वह उनसे ऑक्शन हाउस के लिए कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की व्यवस्था करने को कहता है। एल्डर शेन तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती हैं। उनके दो रिलेटिव्स फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियम में थे। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 6th स्टेज और दूसरा 3rd स्टेज। दोनों ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। इसके बाद बात लिन फैन की होती है। लिन फैन को लॉ एनफोर्समेंट हॉल में 1 महीने से ज्यादा समय से इंटेरोगेशन में रखा गया था, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अब एल्डर शेन पूछती हैं कि क्या लिन युआन की कोई और मांग है। लिन युआन कहता है कि लिन फैन को सेक्ट से निकाल दिया जाए। बाकी हिसाब वो खुद बाद में लिन फैमिली जाकर चुकता करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी प्रायोरिटी ऑक्शन हाउस थी। कुछ समय बाद लिन युआन ने हाई क्वालिटी पिल्स बेचकर काफी स्पिरिट स्टोन्स जमा कर लिए। अब वो एक नई शॉपिंग मिशन पर निकलता है। इस बार उसका टारगेट था इनर डिसाइपल्स का मार्केट एरिया। उसे वहां जाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीदनी थीं। तभी वो अपनी नई जूनियर सिस्टर के पास पहुंचता है। लिन युआन उसे बताता है कि उसकी मास्टर ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल की व्यवस्था करने को कहा था, इसलिए वो उसके लिए एक स्टोरेज बैग लेकर आया है। लेकिन ये कोई साधारण स्टोरेज बैग नहीं था। उसके अंदर कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज थे और उनमें सबसे खास थीं 3 परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स। इसके अलावा कई पावरफुल परफेक्ट थंडर अट्रैक्टिंग टालिस्मन्स, एक टॉप ग्रेड किंग फेंग सॉर्ड और कल्टीवेशन से जुड़ी कई दूसरी चीजें भी थीं। लिन युआन सामान देकर ज्यादा देर नहीं रुकता। वो वापस चला जाता है। उसकी जूनियर सिस्टर स्टोरेज बैग देखकर पहले सोचती है कि इतना भारी बैग शायद बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, लेकिन जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक के बाद एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज निकलने लगते हैं। टालिस्मन मैनुअल्स, फॉर्मेशन मैनुअल्स, फॉर्मेशन डायग्राम्स, एल्केमी मटेरियल्स, टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट्स। और फिर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि लिन युआन ने सामने वाले को इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज दिए हैं। इस बार रिटर्न रिवॉर्ड मल्टीप्लायर देखकर लिन युआन खुद भी शॉक्ड रह जाता है। 1000 गुना रिटर्न उसे मिलते हैं। 3rd ग्रेड टालिस्मन मास्टरी, 3rd ग्रेड फॉर्मेशन मास्टरी, 3rd ग्रेड बीस्ट टेमिंग टेक्निक, 3rd ग्रेड परफेक्ट एल्केमी टेक्निक, यिन यांग 2 एसेंस फॉर्मेशन ब्लूप्रिंट, गोल्डन कोर रेल्म टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट और सबसे अंत में एक बेहद पावरफुल 9 टर्न गोल्डन कोर सीक्रेट टेक्निक। लिन युआन समझ जाता है कि इस बार वो सचमुच जैकपॉट मार चुका है। कल्टीवेशन सिस्टम में 3rd ग्रेड स्किल्स का मतलब था गोल्डन कोर रियल्म। अब वो गोल्डन कोर लेवल तालिस्मन्स बना सकता था, गोल्डन कोर लेवल फॉर्मेशंस तैयार कर सकता था, गोल्डन कोर रियल्म डिमोनिक बीस्ट को टेम कर सकता था और सबसे महत्वपूर्ण,
वो गोल्डन कोर रियल्म की परफेक्ट क्वालिटी पिल्स बनाने की पूरी क्षमता हासिल कर चुका था। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक रिवॉर्ड था 9 टर्न गोल्डन कोर सीक्रेट टेक्निक। लिन युआन इसे पढ़ते ही समझ जाता है कि ये कोई सामान्य कल्टीवेशन मेथड नहीं है। ये एक कंप्लीट और बेहद पावरफुल गोल्डन कोर फॉर्मेशन मेथड थी और उसकी असली कहानी अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से आगे बढ़कर गोल्डन कोर की दिशा में शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो सब्सक्राइब रहने पर आपको उसकी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप लोग नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट सीजन जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना सपोर्ट बनाए रखना।